Today's topic is happiest country of the world and the reasons behind its happiness. बात ऐसे शुरू हुई कि वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट के मुताबिक मुस्तकबिल के अंदर हर चौथा आदमी मेंटल और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर का शिकार हो सकता है, बल्कि उन्होंने बड़ा कन्विक्शन से कहा है कि शिकार हो जाए। इस वक्त दुनिया के अंदर 450 मिलियन अफराद इस मर्ज का शिकार हैं, यानी मेंटल एंड न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। और अगर हम सिर्फ डिप्रेशन को लें तो ये चौथी बड़ी बीमारी है और 2020 के आखिर तक ये दूसरे नंबर पे आ जाएगी। अब चौथे नंबर पे है, 2020 के एंड पे ये दूसरे नंबर पे आ जाएगी, यानी इससे ऊपर इस्कीमिक हार्ट डिजीज जो है वो रह जाएगी। इस वक्त दुनिया का हर 10वां शख्स जो है मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर का शिकार है और हर साल डिप्रेशन की वजह से 8 लाख लोग जो है वो सुइसाइड कमिट करते हैं। ये रिपोर्ट बहुत ज़्यादा तफ्तीशनाक है और तकाजा करती है कि इस तरफ जो है वो तवज्जो दी जाए। और WHO कहता है कि 40% कंट्रीज हैव नो मेंटल हेल्थ पॉलिसी। ठीक है, यानी दुनिया तवज्जो नहीं दे रही। पाकिस्तान के अगर हम स्टैट देखते हैं तो सिर्फ 6% जो लोग हैं डिप्रेशन का शिकार, लेकिन हमें कंप्लेसेंट नहीं होना चाहिए, बल्कि पेंडुलम जो है पेंडुलम उसको हमें मजीद राइट पे शिफ्ट करना चाहिए। यानी पेंडुलम एक तरफ क्या है, टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, तो इससे आके हमें नॉर्मल नहीं आना, बल्कि हमने किधर जाना है, हैप्पीनेस, ब्लिस, एक्सटेसी, उस तरफ शिफ्ट करने की जरूरत। इस सिलसिले में वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया का सबसे खुश मुल्क या जगह डिज्नीलैंड नहीं है, इंग्लैंड नहीं है, स्विट्जरलैंड नहीं है, बल्कि फिनलैंड। फिनलैंड 2018 में हैप्पीएस्ट कंट्री की लिस्ट पर पहले नंबर पे आ गया। ये हैप्पीएस्ट कंट्री 2012 से स्टार्ट हुआ है लेबल करना कि कौन सा हैप्पीएस्ट कंट्री, और 2019 में उसने अपनी पहली पोजीशन बरकरार रखी और 2020 में फिर पहले नंबर पे आकर हैट्रिक कर ली। सो फिनलैंड ने हैप्पीएस्ट कंट्री होने की हैट्रिक की है और फिनलैंड दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसने 3 दफा ये टाइटल जीता। इसलिए हमें फिनलैंड को अगर हम फनलैंड कह दें तो कोई बेजा बात ना होगी। इज इट क्लियर? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है उस 156 ममालिक की लिस्ट वो जारी करता है। पाकिस्तान जो है वो 67 नंबर पे। हमें तो अपने मुल्क से गर्ज है। चीन 93 पे है, ईरान 117 पे है, इंडिया 140 पे है और अफगानिस्तान 154 पर है। आखिर पे साउथ सूडान है। यानी इस हिसाब से भी अगर देखें तो हमारे हमसाया मुल्क जो हैं उसके हिसाब से हमारी पोजीशन बहुत बेहतर है। लेकिन कहते हैं अटैक इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस। तो मैं बात को रिपीट करूंगा इसलिए कि हमने पेंडुलम जो है टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, इसको नीचे यहां नहीं लाना, बल्कि दूसरी साइड पे लेके चला जाना है, हैप्पीनेस, ब्लिस, एक्सटेसी की तरफ। तो ये हमारी बेहतरीन जो है स्ट्रेटजी होगी। तो इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि आखिर क्या वजह है कि जो फिनलैंड है वो हैप्पीएस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है। जैसे हमने पहले मैथ्यू रिकॉर्ड को देखा था जो कि हैप्पीएस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड है, वो तो एक जीता जागता शख्स था। उसने बोलकर अपनी खुशी का राज उगल दिया। अब फिनलैंड जो है एक मुल्क है जो बोलने से कासर है। गोया हमें सारे जो फैक्टर्स हैं उनको एक एक करके देखना पड़ेगा और फिर किसी नतीजे पे पहुंचना पड़ेगा कि इसकी हैप्पीनेस की काज क्या है, कि रीजंस क्या है।
तो हम इसको कोई 11-12 पॉइंट्स के अंदर डिस्कस करेंगे। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अंदर 6 जो एरियाज हैं उनको देखा जाता है। एक है इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, सोशल सपोर्ट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और हेल्थ, फ्रीडम ऑफ चॉइस और लैक ऑफ करप्शन एंड वेल बीइंग ऑफ इमिग्रेंट और जेनरोसिटी। तो इसलिए हम सबसे पहले इकोनॉमिक स्ट्रेंथ से बात जो है वो स्टार्ट करें। अब फिनलैंड जो है ये इसका थोड़ा सा तारफ ये है मुख्तसर सा कि 55 लाख इसकी आबादी है, कुछ 3.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है, और नॉर्वे, रशिया और स्वीडन के साथ बॉर्डर वगैरह मिलते हैं, उधर कोई गल्फ वगैरह भी है इसकी, और नॉर्डिक कंट्रीज़ के अंदर इसका शुमार होता है। 1917 में ये आज़ाद हुआ था। पहले 100 साल को रशिया के अंडर रहा है और उससे पीछे ये स्वीडन के अंडर भी 500-600 साल रहा है। तो ये इसका ब्रीफली मैंने इंट्रोडक्शन नॉर्दर्न यूरोप के अंदर है। तो पहला हम जो एरिया देख रहे हैं इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, कि क्या इकोनॉमिक स्ट्रेंथ जो है फिनलैंड की, ये इसकी खुशी की वजह है कि फिनलैंड 3 साल से लगातार हैप्पीएस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है 156 कंट्रीज की लिस्ट के अंदर। तो अगर हम इसकी इकॉनमी देखें तो तकरीबन $50,000 पर कैपिटा इसकी आमदन है। 48,864 डॉलर बनते हैं एग्जैक्टली। और इसकी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 67 बिलियंस की हैं। और इन्फ्लेशन रेट क्या है? 0.9, एक भी नहीं है। यानी अगर 100 रुपए की चीज है ना, तो अगले साल वो 101 की भी नहीं होगी। अगर 1 होता तो फिर 101 की हो जाती। यानी इन्फ्लेशन उसमें ऑलमोस्ट निल है। पॉवर्टी में जो बंदे ले रहे हैं जस्ट 6%, जबकि डेवलपिंग कंट्री में को 30, 40, 50% है पॉवर्टी लाइन, इससे भी ज्यादा है कुछ जगहों पे। और पूरे यूरोप के अंदर जो पुअर वर्किंग क्लास है सबसे कम फिनलैंड के अंदर, यानी काम करने वाले जो वर्किंग क्लास है वो सबसे खुशहाल जो अगर है दूसरे मैनू में हम कह सकते हैं तो वो फिनलैंड के अंदर है। तो तुम इससे अंदाजा लगाओ कि 55 लाख आबादी क्या है और 40 लाख कारें हैं। एक घर में 6-7 अफराद हों तो एक कार रखते हैं। और पूरे फिनलैंड के अंदर जो इनका इकोनॉमिक फार्मूला है वो कहते हैं नो सुपर हेल्थ, नो सुपर पॉवर्टी। यानी बहुत अमीर मुल्क नहीं है। वो कहते हैं बहुत ज़्यादा पैसा नहीं होना चाहिए और ना ही बहुत कम होता है। और जो कोई बंदा अगर ज़्यादा पैसे कमाने शुरू कर दे ना तो उसको कहते हैं व्हाट्स रॉन्ग विद हिम, ये मतलब इतने पैसे क्यों कमा रहा है। तो जब अरिस्टोटल ने आज से कुछ 2300 साल पहले, तकरीबन 2300 साल पहले, उसने हैप्पीनेस की जो अपनी स्टडी की थी तो उसने बताया था गोल्डन मीन को, कि 2 वाइस यानी 2 बुराइयों के दरमियान जो होता है वो गोल्डन मीन होता है, उसको अटेन करें तो हैप्पीनेस मिलती। वो गोल्डन मीन मसलन समझाने के लिए तुम्हें ऐसे ही है कि कंजूस होना, ठीक है, और एक तरफ क्या है फजूल खर्चा होना। एक बंदा पैसे लगा ही नहीं रहा, एक बिल्कुल लगा रहा है, दोनों क्या वाइस हैं, दोनों बुराई। तो इसके दरमियान में जो है वो ठीक है। तो अगर इस हिसाब से उसके जो फार्मूला हम देखते हैं अरिस्टोटल का, तो उस पर फिनलैंड पूरा उतरता है कि ना तो सुपर रिच है और ना ही सुपर पुअर, बल्कि मिड वे में जा रहा है। एक्सेस और डेफिशिएंसी के दरमियान गोल्डन मीन को अटेन किया हुआ है। और इसकी जो इकोनॉमिक ये जो पॉलिसी है ये इट मे बी द कॉज ऑफ इट्स हैप्पीनेस। दवाइयाँ फ्री, इलाज फ्री, तालीम फ्री, आला तालीम फ्री, बच्चे की पैदाइश फ्री, बूढ़े हैं तो वजीफा फ्री, बेरोजगार हैं तो तनख्वाह फ्री, काम नहीं कर सकते किसी मजदूरी की वजह से, बीमारी की वजह से तो महाना फ्री, घर नहीं है तो रहाइश फ्री। तो इंसान की इननेट नेचर है, इननेट का मतलब उसकी इनबिल्ट नेचर है तो फ्री चीज को पसंद करता है। तो शायद फिनलैंड की जो खुशी का राज है उसकी हर चीज फ्री होने में ढूंढा जा सकता है। फिनलैंड 3 साल से हैप्पीएस्ट कंट्री। तो दूसरा जो पैरामीटर है जजमेंट करने का किसी मुल्क की हैप्पीनेस का, वो है उसकी सोशल सपोर्ट। फिनलैंड के अंदर ना टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वो जो टैक्सेस हैं वो सारे के सारे सोशल सपोर्ट पे लगते हैं। और टैक्सेस का सिस्टम भी उनका
फाइन भी, टैक्स और फाइन भी अजीब तरीके से होता है। मसलन आप अगर कोई बंदे ने ट्रैफिक का कोई कानून तोड़ा है ना, तो उसको जो फाइन होगा ना, तो वो उसकी सैलरी के हिसाब से होगा। अगर सैलरी ज़्यादा है तो ज़्यादा है, काम है तो काम है। तो बड़ा उसमें उनके एक ना हर जगह पे एक उन्होंने एक बैलेंस मेंटेन किया हुआ। तो उसमें उनका जो सोशल सिक्योरिटी सिस्टम है उसको कैला कहते हैं, कैला। वो बहुत ही स्ट्रांग फुटिंग के ऊपर डेवलप, वो इतनी स्ट्रांग फुटिंग के ऊपर डेवलप है कि अगर आप बूढ़ा, ओल्ड एज है, उसकी लुक आफ्टर कर रहा है। अगर कोई बंदा काम नहीं कर सकता उसको उसका देख रहा है, और जो बंदा अनएम्प्लॉयड है उसको वो सपोर्ट करता है। इलनेस है, कोई बीमारी है तो वहाँ सपोर्ट मिल रही है। चाइल्ड बर्थ है तो वो सारी ऑलमोस्ट फ्री है। और फिर वो एक केला बॉक्स देती है गवर्नमेंट, 63 आइटम्स होते हैं, पूरा पहला साल उसके अंदर चीज़ें नहीं ख़त्म होती, उसी केला बॉक्स में वो सोता भी है बच्चा। इतना ज़बरदस्त सिस्टम है। डिलीवरी भी ऑलमोस्ट फ्री है। फिर छुट्टियाँ हैं डिलीवरी के ऊपर, बाप को भी, माँ को भी और बाप को भी। 4 महीने डिलीवरी से पहले, जब वुमन राइट्स आएगा तो फिर तफसील से बताऊंगा, और बाकी महीने चाइल्ड बर्थ के बाद, और बाप को भी। अच्छा, फिर जिसके पास अच्छा एजुकेशन फ्री है, हायर एजुकेशन फ्री है। अगर रिहाइश नहीं है, अकोमोडेशन वो देते हैं। और हर आदमी को जिसने काम किया हो, एक वर्कर के पास 1 साल काम किया हो एक जगह पे, तो उसको 4 हफ्तों की गर्मियों में और 1 हफ्ते की सर्दियों में जो उसको छुट्टियां मिलती हैं फ्री। तो अब उनका अगर सोशल सिस्टम आप देखें तो क्या है, दवाइयाँ फ्री, इलाज फ्री, तालीम फ्री, आला तालीम फ्री, बच्चे की पैदाइश फ्री, बूढ़े हैं तो वजीफ़ा फ्री, बेरोज़गार हैं तो तनख्वाह फ्री, काम नहीं कर सकते किसी मजदूरी की वजह से, बीमारी की वजह से, तो महाना फ्री, घर नहीं है तो रहाइश फ्री। फ्री 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 फ्री। बल्कि फिनलैंड को बेहतर है कि आप फ्री लैंड कहें। फनलैंड तो है ही है ना। तो इंसान की इननेट नेचर है, इननेट का मतलब उसकी इनबिल्ट नेचर है कि फ्री चीज को पसंद करता है। किसी दुकान पे चले जाएं, कोई बंदा कोई चीज फ्री दे दे, गिफ्ट से क्यों खुश होते हैं? फ्री होता है, ठीक है। फ्री हो तो बंदा कहता है, दुकानदार कहता है ना कि ये फ्री है, वो कहता है फिर 2 दे दे। तो फ्री जो चीज है उससे इंसान खुश होता है। तो शायद फिनलैंड की जो खुशी का राज है उसकी हर चीज फ्री होने में ढूंढा जा सकता है। वैसे इतनी चीजें जो फ्री हैं तो खुश होना जो है वो बनता है। तो फिनलैंड के अंदर बीमारियां जो हैं नाम की नहीं, और एवरेज एज उसकी जो है मर्दों की 82 ईयर है, 82 साल, और जो ख्वातीन की है वो 84 ईयर है। 9 महीने -5 डिग्री टेम्परेचर रहता है। और वो न्यूयॉर्क की स्टडी भी मैंने बताई थी कि जो ठंड है ये स्ट्रेस को भी कम करती है, टायर्डनेस को भी कम करती है और हैप्पीनेस को प्रमोट करती है। अच्छा, फिर उनकी फिजा बड़ी क्लीन, एयर पोल्यूशन बिल्कुल नहीं है। 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर 16 बंदे आते हैं, इतने लीस्ट पॉपुलेटेड है। अच्छा, तीसरा जो पैरामीटर है वर्ल्ड हैप्पीएस्ट कंट्री देखने के लिए, वो ये है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड हेल्थ, यानी सेहत कितनी है और कितनी बंदा उसकी औसत उम्र क्या है। तो फिनलैंड के अंदर बीमारियां जो हैं नाम की नहीं, बहुत कम है बीमारियां। अब ये कोरोना कितना फैला है सारी दुनिया में, मतलब एक मिसाल दे देते हैं तो फिनलैंड के अंदर सिर्फ 7,700 पेशेंट थे, जबकि उसके नेबरिंग कंट्रीज में बड़ा इश्यू बना हुआ था, और 333 डेथ्स हुई हैं। और एवरेज एज उसकी जो है मर्दों की 82 ईयर है, 82 साल, और जो ख्वातीन की है वो 84 ईयर है। अच्छा, मौसम बहुत ठंडा है, 9 महीने टेम्परेचर जो है -5 रहता है। क्या मतलब है -5 रहने का? अब बंदे फ्रिज में रह रहे हैं, फ्रिज कितना होता है? 0 से कम नहीं होता। फ्रीजर में रह रहे हैं, फ्रिज में नहीं, फ्रीजर में रह रहे हैं। तो फ्रीजर में गोश्त खराब होता है, 3-3 महीने पड़ा रहता है। कोई चीज़ खराब होती है तो बंदों ने खराब होना है, ऐसे समझ लो। 9 महीने -5 डिग्री टेम्परेचर रहता है। और वो न्यूयॉर्क की स्टडी भी मैंने बताई थी, तो उसमें उन्होंने देखा है कि जो ठंड है ये स्ट्रेस को भी कम करती है, टायर्डनेस को भी कम करती है और हैप्पीनेस को प्रमोट करती है। अच्छा, फिर उनकी फ़िज़ा बड़ी क्लीन है, एयर पोल्यूशन बिल्कुल नहीं है। और दुनिया के अंदर
साफ क्लीन एयर के हिसाब से फिनलैंड जो है वो तीसरे नंबर पे, यानी सिर्फ 2 कंट्री इससे ज़्यादा और उनकी हवा क्लीन है। 200 मुल्क हैं दुनिया के अंदर, रफली मैं बता रहा हूँ। अच्छा, फिर बड़ी ओपन स्पेस बहुत ज़्यादा है, यानी अंदाज़ा करें कि 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर 16 बंदे आते हैं, इतने यानी लीस्ट पॉपुलेटेड है। तो फिर कैसे गंदगी कैसे होगी। और फिर झीलें, ठीक है, लैंड ऑफ लेक्स कहते हैं उसको। 2 लाख झीलें, 1,87,888 झीलें। अब मुझे ये बताओ कि सैफर मलूक में गए, तबीयत खुश हुई कि नहीं हुई? लुलू पतसर पे गए, तबीयत खुश हुई कि नहीं हुई? प्याला झील देखी, तबीयत खुश हुई कि नहीं हुई? ये कलर कार की जब हम पहली झील आती है, नादरन एरिया जाते हुए, तबीयत खुश होती कि नहीं होती? तो इतनी ज़्यादा वहाँ पे झीलें हैं, 2 लाख समझ लो या रफली। अच्छा, फिर खुराक उनकी कमाल की, दुनिया में सबसे ज़्यादा काफ़ी पीते हैं, दुनिया में सबसे ज़्यादा नहीं लेकिन सबसे ज़्यादा जो मुल्क दूध इस्तेमाल करते हैं उनमें। अच्छा, उनकी वो एक टॉफ़ी सी आती है सालमियाकी, ऐसे गोल करके नीचे से, मैं जब आएगा फूड का तो दिखा दूंगा, एक मेरे पास है वो सालमियाकी, वो फ्रूट्स को ड्राई किया हुआ, डाइट बड़ी अच्छी। अच्छा, फिर काम के बड़े शौकीन है, जब काम है तो काम उन्होंने करना ही कर। औरतें भी बाकायदा काम करती, 50% लेबर औरतें कर रही होती, ऑलमोस्ट मर्दों के बराबर शेयर। फिर उनकी एक और हैबिट है सोना को ऐसे समझ लें, वो एक कमरा सा होता है और उसमें कोयले जल रहे होते हैं और गर्म पानी होता है, यानी से हार्ड बात समझ लें, गर्म पानी से। तो वो जो हाइड्रोपैथी है, एक इलाज है गर्म पानी से, भाप से इलाज जो किया जाता है। इधर गुजरात में भी है, अकबर ने बनाया था, अभी वजूद है गुजरात के अंदर वो हार्ड बात, वो नीचे आग लगती है तो वो सोना जो है वो उनका मशगल है, वो बीमारियां सारी ख़त्म कर देता है, पूरी बॉडी को एक्टिवेट कर देता है। फिर सफाई का बड़ा ख्याल रखते हैं, तो यानी सेहत भी उनकी अच्छी है, उम्रें भी उनकी लंबी हैं। और एक आदमी है, उसको बहुत हर दुनिया की हर चीज़ फर्ज करो उसके पास मौजूद है। सर में दर्द होगी, किसी चीज़ को एंजॉय कर सकेगा? किसी जगह पे बहुत अच्छे खाने की चीज़ आई, डिश आई, आपकी फेवरेट डिश, दांत में दर्द है, आप उसको एंजॉय कर सकेंगे? बहुत खूबसूरत नज़ारा है, आंखों में इन्फेक्शन हुई, आंख खुल रही है ऐसे कर, क्या मज़ा लेंगे? उसने कहा यार नज़ारे ने बंद करो, मेरी आँख ठीक करो। तो इसलिए कहते हैं हेल्थ इज़ वेल्थ। और रिकॉर्ड ने क्या कहा था? द हेल्दियर द हैप्पियर, कि जितना सेहतमंद उतना खुश। हमारी पंजाबी में क्या कहावत एक चलती है, जान है तो जहान है। तो मे बी उनकी खुशी का जो राज है, तो 3 हैट्रिक जो उन्होंने की हैप्पीएस्ट कंट्री में, उनकी हेल्थ का या और उनकी दराजी उम्र का इसमें हिस्सा। 2500 साल पहले एक ग्रीक हिस्टोरियन था थुसाइडिडीज, उसने एक बड़ी तारीखी बात कही थी कि सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस इज फ्रीडम, आजादी। तो फिनलैंड फिजिकली भी आजाद है, 2 लाख जजीरे, टोटल आबादी 55 लाख, तो यानी फिजिकली वो बिल्कुल फ्री है, जहां भी जाना चाहे वो। इन फिनलैंड यू हैव फीलिंग दैट गवर्नमेंट विल प्रोटेक्ट यू। वो जैसे एतजाज हसन की नज़म नहीं थी, रियासत होगी माँ की जैसी, तो वहां पे फ्रीडम बहुत ज्यादा। अच्छा, चौथा जो पैरामीटर है हैप्पीनेस मेजर करने का, वो ये है फ्रीडम ऑफ चॉइस, आज़ादी। तो फिनलैंड फिजिकली भी आज़ाद है। कैसे? मैंने आपको बताया था कि 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर 16 बंदे आते हैं जस्ट, और 1,79,888 उसके अंदर जजीरे हैं और 2 लाख जजीरे हैं। सिंपली ये समझ लो 2 लाख ही वहाँ पे झीलें हैं और 2 लाख ही जजीरे, 2 लाख जजीरे हैं, टोटल आबादी 55 लाख है। तो यानी फिजिकली वो बिल्कुल फ्री हैं, जहाँ भी जाना चाहे, कोई कंजेशन नहीं है। अच्छा, सोशली भी बड़े फ्री, बहुत कम रिस्ट्रिक्शंस हैं बाहर की तरफ से, अपनी मर्जी उन्होंने सेट की है कि ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है, अदरवाइज बहुत कम उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं। और एक जो जिस बंदे ने लिखी है, एंटर जेरी सैक, वो इस प्रोफेसर है कोलंबिया यूनिवर्सिटी का और को ऑथर है इसका वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट का। तो उसने फिनलैंड पे तबसरा करते हुए, उसने फिनलैंड का और यूएसए का आपस में
कंपेयर करते हुए एक जुमला लिखा है, मैं उसी के अल्फाज में आपको बताता हूँ कि इन यूएसए फीलिंग इज यू हैव टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द गवर्नमेंट। इन फिनलैंड यू हैव फीलिंग दैट गवर्नमेंट विल प्रोटेक्ट यू। तो वहाँ पे फ्रीडम बहुत ज़्यादा है। आपको एक जो फिन है उसको ये एहसास है कि हर वक्त जो गवर्नमेंट उसका ख्याल रख रही है, गवर्नमेंट उसकी केयर कर रही है। वो जैसे एतजाज हसन की नज़म नहीं थी, रियासत होगी माँ की जैसी, तो यानी मदरली इसका ट्रीटमेंट है वहाँ पे गवर्नमेंट का। तो शायद इस वजह से फिनलैंड जो है वो हैप्पीएस्ट कंट्री है। आज से 2460 साल पहले, 2500 साल पहले एक ग्रीक हिस्टोरियन था थूसाइडिडीज, उसने एक बड़ी तारीखी बात कही थी कि सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस इज फ्रीडम। 2500 साल पहले उसने प्रेडिक्शन नहीं, उसने इस चीज़ को एनालाइज कर लिया था हिस्ट्री पढ़ते हुए कि हैप्पीनेस की जो सीक्रेट है वो आज़ादी में। एक कॉमन सेंस की बात है, एक परिंदा है, आपने उसको कैद किया हुआ, वो खुश है जो ऊपर तोता जो खुली फजाओं में उड़ रहा है। आपको एक कमरे में कैद कर दें, कमरे, ये जो लोग क्रिमिनल्स हैं जेल में होते हैं, तो ये सजा ही है ना। तो फ्रीडम जो है वो आपको खुशी देती। तो इट माइट बी देयर रीज़न वाई फिनलैंड पीपल आर सो हैप्पी, बिकॉज दे आर एंजॉयिंग लॉट ऑफ फ्रीडम, फिजिकल फ्रीडम, इकोनॉमिक फ्रीडम एंड सोशल फ्रीडम। तो इसलिए हम फिनलैंड को क्यों ना कहें फ्री लैंड। पहले फ्री लैंड कहा था मुफ्त के मानों में, अब फ्री लैंड कह रहे हैं किसके, फ्री आज़ादी के मानों में। उससे पहले स्टार्ट पे कहा था फन लैंड, फन खुशी के हिसाब से। तो इट माइट बी द रीजन। Finland least corrupt country. Police has zero record of brutality. Third most transparent country of the world. तीसरा शफाफ तरीन मुल्क है, यानी करप्शन है ही नहीं। अच्छा, पांचवा जो पैरामीटर है किसी मुल्क की हैप्पीनेस को चेक करने का, वो है लैक ऑफ करप्शन, बदउनवानी की कमी ना होना। लैक का मतलब ना होना, ऑलमोस्ट। तो फिनलैंड लीस्ट करप्ट कंट्री। इवन जो पुलिस की हैज जीरो रिकॉर्ड ऑफ ब्रूटैलिटी, यानी उनकी पुलिस का एक भी इंसिडेंस ऐसा नहीं है जिसको हम आजकल ये मीडिया पे नहीं लोग कहते हैं पुलिस गर्दी, यानी इस तरह का भी कोई नहीं। हर जगह दुनिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड पुलिस को ना कोई डंडी मारती, लेकिन फिनलैंड के अंदर एक भी वाकया नहीं। और करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो है, जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने रिलीज किया है, वो कहता है कि थर्ड मोस्ट ट्रांसपेरेंट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, तीसरा शफाफ तरीन मुल्क है। डेनमार्क पहले नंबर पे है और स्विट्जरलैंड दूसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर पे फिनलैंड। यानी करप्शन है ही नहीं। अब भी देखना यह है कि क्या करप्शन की वजह से वो लोग करप्शन ना होने की वजह से खुश हैं। करप्शन क्या करती? करप्शन पहला काम यह करती है कि एक लिटरेट आदमी को इलिटरेट आदमी बना देती, एक पढ़े लिखे बंदे को जाहिल बना देती। वो कैसे? अजीब सी बात लगेगी। मसलन फॉर एग्जांपल, मैं मोटरसाइकिल निकाली, 1 लीटर पेट्रोल डाला, मुझे पता है कि मेरी मोटरसाइकिल 60 किलोमीटर करती है, ठीक है। किसी ने करप्शन की, उसने पेट्रोल कम दिया, वो 1 लीटर नहीं है, उसमें किसी चीज़ की मिलावट कर दी, ठीक है, कोई तेल डाल दिया, पानी भी कई वाकयात पिछले दिनों मीडिया में मैंने पढ़े। अब क्या होगा? अब मैं बड़े आराम से फिर रहा हूँ, सैर सपाटे कर रहा हूँ, 50 किलोमीटर हो गई, उन्होंने चलो आप चलते हैं, उधर से फिर के आते हैं, रावी से 12 दरी देख के आते हैं, अभी मेरी 10 किलोमीटर और चलनी। तो अब वो 60 तो है ही नहीं, 60 तो 1 लीटर होता तो जाती, ये तो पौना लीटर है, ये तो चलेगी कोई 50 या 45। मोटरसाइकिल बंद हो गई, मैं किक्के मार रहा हूँ, डड़ल डड़ल डड़ल, मैं समझ रहा हूँ इंजन खराब हो गया,
मेरे तो ज़हन में नहीं कि उसने देखा मीटर पे, उसने 60 तो करना है करना। अब मैं क्या हो गया, अपनी मोटरसाइकिल के बारे में कम इल्म हो गया। इसी तरह डॉक्टर को देख लो, कोई पेशेंट आया हल्का हल्का बुखार है, उन्होंने देखा यार इसको मैं कोई एंटीबायोटिक दे देता हूँ। अच्छा, एंटीबायोटिक 250 भी होती है, 500 भी होती है, 6, उन्होंने कहा इसको 250 भी, कैप्सूल 250 के भी हैं, 500 mg के भी हैं। उन्होंने देखा इतनी ज़्यादा बीमारी नहीं है, उन्हें 250 दे दी। अब क्या है, अगर उस 250 का जो कैप्सूल लिया है पेशेंट ने, वो जाके मेडिकल स्टोर से ले लिया, अब उसमें मिलावट है फॉर एग्जांपल, किसी ने करप्शन की, तो व्हाट विल हैपन, तो वो उतना असर नहीं करेगा। अब डॉक्टर का अंदाज़ा गलत हो गया, डॉक्टर इलिटरेट हो गया, उसको तो अंदाज़ा था कि इसके लिए 250 काफ़ी है। अब वो 250 है नहीं ना, उसके अंदर शायद 150 है या 200 है, तो डॉक्टर का सारा 5 साल जो पढ़ा, जो एक्सपीरियंस है, वो सारा डल हो गया। जहाँ भी तुम लगाओ, ठीक है, बिल्डिंग मटेरियल के अंदर ठेकेदार ने कहा जी इतने स्ट्रेंथ का जो है वो सरिया ले हैं, उसको पता है यार इतनी बिल्डिंग ये सह सकेगा। अब सरिया उस तरह नहीं है, उसमें कमज़ोर है, तो व्हाट विल हैपन, बिल्डिंग के तो ठेकेदार का अंदाज़ा गलत हो गया। यानी हालांकि ठेकेदार ने पत्नी 20 बिल्डिंग्स बनाई हैं, करप्शन की वजह से आपकी सारा नॉलेज जो है, लिटरेट बंदा जो है इलिटरेट बन जाता। ये इसमें सबसे बड़ा बात। दूसरी एक और चीज़ है, साइकोलॉजिकल बड़ा इफेक्ट। जब भी कोई बंदा आपसे फ्रॉड करे तो बंदे की ना ईगो बड़ी हर्ट होती, बंदा समझता है मुझे बेवकूफ़ बना लिया गया, बंदा स्ट्रेस में रहता है। बंदा 10, 20, 50 फकीर को दे देता है बड़ी खुशी से, लेकिन उनको 10 रुपये का भी आपको फ्रॉड करे ना, करप्शन करे, तो आप फील करते हैं कि इसने बेवकूफ़ बनाया, इसने मुझे ये किया, बंदा उसको एंग्जाइटी के अंदर चला जाता है। अब अगर करप्शन हो रही है, मिलावट की मैं ज़्यादा बात कर रहा हूँ, अगर मिलावट हो रही है तो अब हर बंदे का क्या मसला होता है, जब वो चीज़ बाज़ार में जाता है तो क्या चीज़ देख रहे होते हैं हम, हर चीज़, यार इसमें मिलावट ना हो, हर वक्त हम इसमें ये ना हो, दूध ले रहे हैं इसमें पानी पता नहीं है कितना पानी इसने डाला हुआ, मिर्चें ले रही हैं पता नहीं कितनी खालिस हैं। यानी हर पॉइंट पे हमें किस चीज़ का सामना करना पड़ता है, एंग्जाइटी का। हमें पता हो कि प्योर चीज़ है तो कभी आपको एंग्जाइटी होगी। तो जब फिनलैंड के अंदर करप्शन है ही नहीं तो उनको ये एंग्जाइटी होगी। उनका इल्म जो है, जो डॉक्टर है वो दवाइयाँ भी सही दे रहा है, चूँकि उसी स्ट्रेंथ की फार्मास्यूटिकल बना के ला रही हैं, तो बेहतर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ईमानदारी जो है ना, ये भी बहुत बड़ी है खुशी की वजह। आप खुद बताएं, तुम खुद बताओ कि अमीन कौम कभी ना खुश हो सकती, तो ये वजह है उनकी, एक वजह इसकी ये भी। वेल बीइंग ऑफ इमिग्रेंट, जो वहां जाए उसको सोशल सिक्योरिटी देते हैं, जो वहां पे जाए उसको शेल्टर देते हैं। फिन लैंग्वेज की क्लासेस होती हैं, नफरत फेंकोगे तो नफरत ही आएगी, पत्थर फेंकोगे तो पत्थर ही आएगा, फूल फेंकोगे तो फूल ही आएंगे, मुस्कुराहटें फेंकोगे मुस्कुराहटें आएंगी, खुशियां फेंकोगे खुशियां आएंगी। तो जब तारकीन वतन के साथ उनके साथ इतना अच्छा करेंगे तो वो लोग भी बड़ी दिल लगा के काम करेंगे। छठा जो पॉइंट है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अंदर, वो है वेल बीइंग ऑफ इमिग्रेंट। इमिग्रेंट होते हैं जो तारकीन वतन, जो बाहर से उधर गए हुए, दूसरे मुल्कों से आए हुए। अच्छा, इतना अट्रैक्टिव कंट्री है एक्सपैट्स के लिए, यानी जो बंदे जाने किसी और मुल्क में रहना चाहते हैं, तारकीन वतन जिसको कहते हैं, बेहतरीन अट्रैक्टिव कंट्री। जो वहाँ जाए उसको सोशल सिक्योरिटी देते हैं, जो वहाँ पे जाए उसको शेल्टर देते हैं। अच्छा, फिर वहाँ पे फिन लैंग्वेज की क्लासेस होती हैं कि वो बंदे, ज़ाहिर लैंग्वेज तो नहीं आती ना, फिनिश लैंग्वेज तो नहीं आती, उसकी क्लासेस बाकायदा उनको देते हैं ताकि ये क्लासेस सीखें और थोड़ी बहुत लैंग्वेज बोल के इनकी डिफ़िकल्टी ना हो। और फिर फिनलैंड की जो लाइफ है उसके मुतल्लिक ब्रीफ करते हैं, यानी और क्या चाहिए, हम घर मिल गया, सोशल सिक्योरिटी मिल गई, बाकी फैसिलिटी सारी मिल गई और डिस्क्रिमिनेशन कोई नहीं। होमोजीनियस कंट्री, बहुत 85% फिन है, होमोजीनियस, एक ही, इसलिए बड़े इजीली एक आउटसाइडर को अकोमोडेट कर लेते। अच्छा, उनका जो बर्थ रेट है 0.1% है, ये 2020 की मैं बात कर रहा हूँ, 0.1% बर्थ रेट है। इसका मतलब है कि उनकी पॉपुलेशन जो है उनको डाउन हो रही है, उनको बड़ी लेबर का वहाँ पे बहुत बड़ा क्राइसिस है। तो फिनलैंड को ज़रूरत है कि इमिग्रेंट्स आएँ, तो इमिग्रेंट बड़े खुशी से जाते हैं। मेरा एक स्टूडेंट है फिनलैंड में,
तो वो इतनी तारीफ करता है, इतनी तारीफ करता है, इतनी तारीफ करता है, जो सारी चीज़ें तो मिल रही। तो फिनलैंड वाले जो एक कहावत याद आ गई, कर भला सो हो भला, काइंडनेस नेवर गोज अनरिवॉर्डेड। वो जो खुशियाँ तारकीने वतन को दे रहे हैं, क्या ख्याल है, मैथ्यू रिकॉर्ड का क्या फार्मूला था कि खुशियों को फेंको, बाउंस बैक है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन लगेगा। वो कहता है नफरत फेंकोगे तो नफरत ही आएगी, पत्थर फेंकोगे तो पत्थर ही आएगा, फूल फेंकोगे तो फूल ही आएंगे, मुस्कुराहटें फेंकोगे मुस्कुराहटें आएंगी, खुशियां फेंकोगे खुशियां आएंगी। तो जब तारकीने वतन के साथ जो हाउस लैंडर जिनको कहते हैं, या जो उनके मुल्क में आके काम कर रहे हैं, उनकी भी ज़रूरत है, लेबर का मसला है, तो उनके साथ इतनी फैसिलिटी करेंगे, उनके साथ इतना अच्छा करेंगे, तो वो लोग भी बड़ी दिल लगा के काम करेंगे, तो खुशियाँ रिबाउंस होंगी। तो मे बी ये जो उनकी जनरॉसिटी है और इमिग्रेंट्स के साथ जो अच्छा सलूक करते हैं और इतनी फैसिलिटीज़ देते हैं, मे बी इट इज़ द काज ऑफ देयर हैप्पीनेस। हाँ जी, 7वां पॉइंट है स्पोर्ट्स के फिनलैंड जो हैप्पीस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है, वहाँ कौन कौन सी गेमें जो हैं वो खेली जाती हैं। अजीब बात है कि फिनलैंड में जो गेमें हैं वो बाकी मुल्कों से कुछ हट के हैं। मसलन एक उनका खेल है जिसमें जो रनर है अपना मोबाइल फेंक के तो भागता है, और जो रेस जीत जाता है, ठीक है, तो उसको हक होता है कि बाकी जो खिलाड़ी हैं उनमें से किसी का मोबाइल उठाए और उसको चेक करे। तो वो मोबाइल उठाता है, उसके SMS देखे, उसकी फोटोज़ देखी, ये देखी, और फिर पढ़ता है, सुनाता है, सारे हंसते हैं। और वैसे ये नोकिया, वो फिनलैंड वाले तो कर सकते हैं क्योंकि नोकिया फिनलैंड की कंपनी है। आप ये गेम से परहेज़ करें क्योंकि मोबाइल बहुत महंगा है। अच्छा, ये जो गेम है ये किस चीज़ को रिफ्लेक्ट कर रही है? एक तरफ तो ये अम्यूज़मेंट है, लेकिन दूसरी तरफ ये इस चीज़ की अक्कासी कर रही है कि उनकी कोई इतनी सीक्रेसी नहीं है। ये तब होता है जब आपका इनसाइड और आउटसाइड एक हो। हमारे यहाँ क्या होता है, अक्सर नौजवानों ने कोड लगाया होता है और मोबाइल जो है वो साइलेंट मोड पे होता है। किसी की कॉल आती है, पहले मोबाइल कांपता है, फिर वो नौजवान कांपता है, फिर माँ बाप के दिल कांपते हैं, समझ सारे जाते। दूसरी उनकी गेम वो भी बड़ी अजीबोगरीब है। उसमें क्या करता है कि जो खामद है वो बीवी को उठा के दौड़ता है, उसको 253.5 253.5 मीटर दौड़ना होता है, और रास्ते में रुकावटें भी होती हैं। कभी तालाब आ गया, कभी खुश्की आ गई, कभी कोई और जगह आ गई। वैसे बीवी ने हेलमेट पहना होता है, बीवी के लिए लाजमी को हेलमेट पहने, और बीवी को उठाने के कई तरीके हैं, कंधे पे भी उठा सकते हैं ऐसे ऐसे करके, वो आपकी अपनी चॉइस। अच्छा, और उसमें गेम में जो जीत जाता है तो उसको फिर बीवी के वज़न के मुताबिक जो बियर है वो इनाम में दिए जाते हैं। वैसे बड़ा, मेरा एक स्टूडेंट है फ़ारूक, और वो फिनलैंड में है, तो वो मुझे बता रहा था कि बहुत अल्कोहलिक हैं, ठीक है, ज़ाहिर है पता नहीं कोई टेम्परेचर का वो बात शायद बता रहा था। तो वो तो फिर बड़े खुश हो जाऊँगे, जिनके लिए वो जायज़ है तो वो तो फिर मौजे मारेंगे। अच्छा, अब बज़ाहिर देखने में तो ये आपकी गेम लग रही है, लेकिन हकीकत में ये फ़िटनेस प्रोग्राम है कि बीवियाँ जो है ना वो मोटी नहीं होती। अब किसी की बीवी 120 किलोग्राम की हो तो वो उसको उठा के कैसे भागेगा? वो वैसे घर से तो भाग जाएगा, बीवी को उठा के नहीं भाग सकता, ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ क्या है कि मर्दों को भी जिस्मानी तौर पर फिट होना पड़ता है कि वो उन्होंने 50 किलोग्राम की बोरी, मेरा मतलब था बीवी जो है उसको उठाना होता है और भागना होता है। देखने में ये एक खेल है, लेकिन हकीकत में मैंने क्या बताया, ये फिटनेस प्रोग्राम है। अच्छा, दूसरा इसका एक और बड़ा इम्पैक्ट है कि मियाँ बीवी के जो रिलेशनशिप हैं वो बहुत बेहतर हो जाते हैं, क्योंकि दुनिया का वाहिद खेल है जिसमें मियाँ और बीवी इकट्ठे शिरकत करते हैं। अच्छा, फिर उन्होंने ये अपना लोकल नहीं रखा, इसको उन्होंने इंटरनेशनलाइज भी किया। 1992 से वुमेन वर्ल्ड चैम्पियनशिप ऑफ वाइफ केयरिंग जो है वो मुनक्कद की जाती। इज इट नॉट अमेजिंग? अगर फैमिली हैप्पी है देन ऑल आर हैप्पी। फैमिली की हैप्पीनेस के ऊपर बेसिक जो पिलर हैं वो हमारे पंजाबी में क्या कहते हैं,
कि मर्द और औरत जो है एक गाड़ी के दो पहिए हैं, तो मजाकन फिर लोग कहते हैं जी एक अगर ट्रक का और एक वेस्पा का हो तो फिर गाड़ी किस तरह चलेगी, ठीक है जी। तो ये वो प्रैक्टिकली इसको इक्वालिटी में ला के उनकी बाइंडिंग भी करते हैं, यानी रिलेशनशिप बेहतर कर रहे हैं। अच्छा, तीसरा उनका एक खेल है, वो भी बड़ा मज़ेदार है। हर साल 27 जुलाई को नेशनल स्लीपी हेड डे मनाया जाता है, जिसमें घर का जो वो फर्द जो सबसे लेट उठता है उसके ऊपर बाकी घर वाले या तो पानी फेंक देते हैं या उसको उठा के किसी तालाब में या किसी झील में या समंदर में वो फेंक देते हैं। ये उसकी पनिशमेंट होती है और उसको लेबल डब्ड किया जाता है कि ही इज़ द लेजिएस्ट, ही इज़ द लेजिएस्ट। अब ये जो गेम है, ठीक है, 27 जुलाई को होती है नेशनल स्लीपी हेड डे, तो इसके पीछे क्या फ़लसफ़ा है? इसके पीछे फ़लसफ़ा है अर्ली राइज का, कि सुबह जो है वो जल्दी उठें। हमने तो बड़ी बचपन से सुनते आ रहे हैं, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक यू हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, रट्टे लगवाए हुए हैं टीचरों ने, ठीक है। अर्ली बर्ड्स कैचेस द वर्म, कितने ही इडियम्स जो हैं वो याद कराए जाते हैं, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकली क्या है कि इसके ऊपर अमल नहीं कर रहे हैं, वो इसके ऊपर प्रैक्टिकली अमल कर रहे हैं। फारूक ने मुझे बताया कि 6 बजे वो रात का खाना खा लेते हैं और 9 बजे सो जाते हैं और सुबह 5 बजे उठ जाते हैं। पूरा फिनलैंड 55 लाख आबादी है, यही काम कर रही है। अच्छा, अब इसमें देखें कि मज़े की चीज़ क्या है। पहली चीज़ है, अब हर डॉक्टर ये कह रहा है कि खाना खाने के 3 घंटे बाद सोएं। 6 बजे खाना खाया, 9 बजे सोए, 3 घंटे वाली वो शर्त भी पूरी कर रहे हैं। फिर सब कहते हैं कि अपने डे को 3 हिस्सों में डिवाइड करें, 8 3 24, 8 घंटे सोएं, 8 घंटे अपना वर्क वगैरह करें और 8 घंटे जो मिसलेनियस वर्क हैं, खाना पीना, एक्सरसाइज, ये वो दूसरे वो काम करें। तो वो इसके ऊपर प्रैक्टिकली जो है वो इसके ऊपर इम्प्लीमेंट इसको कर रहे हैं। और ये जो ट्रेडिशन है नेशनल स्लीपिंग डे की, ये उन्होंने ली है, ये क्रिश्चियन ट्रेडिशन है जिसमें 7 स्लीपर्स थे, ठीक है। और दिस वाज अकाउंट ऑफ यूथ हु हाइड इनसाइड केव इन द सिटी ऑफ एफिसस। एफिसस जो है ये टर्की में पुराना शहर हुआ करता था, अराउंड अबाउट 250 CE का वाक़या है, टू एस्केप द रिलीजियस persecution and emerged after some 300 years later on। तो ये एक्चुअली इसकी जो बैकग्राउंड है वो भी मैंने आपको बता दी। वो 7 स्लीपर्स थे, उसके हिसाब से उन्होंने इसको ये बनाते हैं। हर चौथी जो उनकी गेम है वो भी बड़ी अजीबोगरीब है कि हर इतवार वाले दिन लोग घरों के अंदर या बाहर मच्छरों को मारते हैं और जो ज़्यादा मच्छर मारे तो उसको किंग ऑफ मस्कीटो किलर का खिताब दिया जाता है। यहाँ बात ख़त्म नहीं हुई, इस पे उन्होंने एक 1993 में वर्ल्ड चैम्पियनशिप ऑफ मस्कीटो किलर का इनेकाद किया, जो चल रही, बड़े साल चलती रही और 1999 तक चलती रही, 1993 से 1999 तक। 1996 में ये जो चैम्पियनशिप थी ये मुनक्कद नहीं हुई, कैंसिल हो गई। बताओ क्यों? मच्छरों की कमी की वजह से, मच्छर ही नहीं मिले तो मॉस्किटो किलिंग कैसे करते? इसमें होता ये है कि 5 मिनट में आपने हाथ से तकरीबन 100 से 300 मीटर का जो फर्स्ट एरिया अलाट होता है उसमें मच्छर मारने होते हैं, किसी केमिकल या किसी और चीज़ से नहीं। और इसमें जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो 1995 में कायम हुआ था। हेनरी पेलोनपा, उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था। मेरा बड़ा दिल कर रहा है उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड आपको बताऊं। उसने फाइनल के अंदर पता कितने मच्छर मारे थे? 21 इज इट नॉट अमेजिंग? और एक टूर्नामेंट में जो सबसे ज़्यादा मच्छर मारने का रिकॉर्ड 1998 में कायम हुआ, 1998 में रिकॉर्ड कायम हुआ। और उसमें जो मच्छरों की बहुत बड़ी तादाद जो है ना मारी गई,
447 मच्छर मारे गए। इतना बड़ा रिकॉर्ड। अच्छा, और इन मुकाबले जो होते थे इनको इतनी ज़्यादा मीडिया कवरेज मिली है, चाइना के अंदर, न्यू टाइम्स के अंदर, इंग्लैंड के अंदर, बहुत लोगों ने इसको मतलब इसको हाईलाइट किया इसको। अच्छा, इस गेम के अंदर ये जो मच्छर मार प्रोग्राम है, इस गेम के अंदर आपको फिनिश के मसाइल को हल करने का तरीका जो है उसका पता चलता है कि वो किस तरह मसले को इंडिविजुअली सतह से निकाल के इज्तिमाई सतह पे ले आते और फिर उसको बैनुल अक़वामी सतह का तड़का लगा के मसले को ख़त्म कर देते। इज इट नॉट अमेजिंग? मच्छर ख़त्म करने थे ना, गेम का मकसद क्या है? मच्छर ख़त्म करने थे। अपने बंदे भी इन्वॉल्व कर दिए कि हर इतवार को मारो। फिर उन्होंने कहा नहीं चलो वो ये तो ठीक है, बाकी बंदों को भी बुलाओ ना, वो भी मच्छर मारा, मुकाबला कर दी। और ये फिर 99 के बाद ख़त्म है। मच्छर ही नहीं है, टूर्नामेंट कैसे हो? अब मच्छर को उन्होंने ख़त्म, तकरीबन ख़त्म है। ख़त्म करने का मतलब क्या है? मुल्क से मलेरिया ख़त्म, मुल्क से डेंगू ख़त्म, मुल्क से येलो फीवर ख़त्म, मुल्क से जिका वायरस ख़त्म, मुल्क से वेस्ट नाइल वायरस ख़त्म, मुल्क से चिकनगुनिया ख़त्म। ये जो 6 मैंने बताई हैं ये सारी मॉस्किटो बॉर्न डिजीज़। तो फिनलैंड ने खेल खेल में ऐसा खेल खेला कि मुल्क से 6 बीमारियों का खात्मा मुमकिन बना दिया। WHO के मुताबिक 100 में से 85 जो मलेरिया के मरीज़ हैं वो अफ्रीका और इंडियन रीजन के, अंदाज़ा करो। और जिन मुल्कों में डेंगू ने तबाही मचा रखी है, अब तो कंट्रोल है, लेकिन श्रीलंका बड़ी देर इस प्रॉब्लम में रहा, हम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में रहे, अब फिर कुछ शुरू हो गए। तो मुझे समझ नहीं आती कि वो ताली मार तो मच्छर मार वाला फार्मूला क्यों नहीं अपनाते। फिनिश हाथ से मार रहे हैं, हाथ से कैसे मारे? थप्पड़, ऐसे थप्पड़ मारते हो? नहीं, यही तरीका है, ताली मार तो मच्छर मार। इज इट क्लियर? तो ये मच्छर मार का आप हेल्थ प्रोग्राम जो है वो शुरू कर सकते हैं। और हाथ से मच्छर मारना ये कुदरती तरीका है। रात को आप बड़े आराम से सोए हुए हैं, खराटे ले रहे हैं, मच्छर आया बिंग करता, अब बैठा, ठीक है, आपको नहीं पता, जो ही उसने काटना है आपने तुरंत ऐसे मारना है, चटाख की आवाज़ आती पूरे कमरे में। उसके बाद फिर बंदा ऐसे करके देखता है और मच्छर की बाकियात, हल्का सा खून तो ऐसे काला सा रह जाता। मुझे नहीं समझ आती कि ये जो हमारे कंट्रीज़ हैं जिनमें मॉस्किटो बॉर्न डिजीज़ हैं, अफ्रीका के अंदर बहुत ज़्यादा है या इधर के जो इलाके हैं, तो ये क्यों नहीं इस तरह के प्रोग्राम शुरू करके इसको काउंटर कर। फिर ये तो कुछ स्पेशल उनकी गेम्स थी और पेसा पालो उनकी नेशनल गेम है, वो बेसबॉल की तरह ही है, जैसे अमेरिकन बेसबॉल है ना, उससे मिलती जुलती। और बास्केटबॉल भी खेलते हैं, फुटबॉल भी खेलते हैं। अच्छा, आइस हॉकी बड़ी मशहूर है, स्कीइंग के बहुत सारे हैं मुकाबले, एथलेटिक्स के अंदर भी नंबर ऑफ गेम्स जो हैं वो करते हैं। फार्मूला 1 के अंदर फिनलैंड 4 दफ़ा चैम्पियन रहा है। 1982 में रोजबर्ग था, उसने सबसे पहले चैम्पियनशिप जीती थी। और मैका हैकीमैन जो है उसने 2 दफ़ा ये जीती है, 98 में और 99 के अंदर फार्मूला 1 रेसिंग। और उसके बाद 2007 में किमी राइकिनन, उसने ये मतलब जीती और ये बड़ा खासा पॉपुलर था, बड़ी हमने सुना है इसका। एक वो जर्मनी का है माइकल शूमेकर, उसका तो गालबन रिकॉर्ड है, उसने 7 टाइम फार्मूला 1 जीती हुई है। अच्छा, इसी तरह आप देखते हैं ओलंपिक्स के अंदर, तो ओलंपिक्स के अंदर समर ओलंपिक्स में भी हिस्सा लेते हैं और विंटर ओलंपिक्स में भी हिस्सा लेते हैं। और 144 गोल्ड लिए हुए हैं, 148 सिल्वर लिए हुए हैं और 178 ब्रॉन्ज मेडल लिए हुए हैं। 1907 से लेकर आज तक जितने भी ओलंपिक्स हुए हैं उसमें फिनलैंड ने तमगा जीता है। गालबन स्वीडन के पास भी ये रिकॉर्ड मौजूद है।
तो गेम्स को उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सपेंड किया हुआ, जिसमें जो वो गेम्स हैं जो कि दुनिया में खेली जाती हैं और वो गेम्स हैं जो उन्होंने अपनी बनाई हुई हैं जो उधर ही खेली जाती हैं। जैसे मैंने मच्छर मारने की मिसाल दी है, या बीवी उठाने वाली जो गेम है, या स्लीपिंग डे वाली जो है, तो ये उनकी अपनी ख़ास ट्रेडिशनल गेम्स हैं। तो यहाँ से मुझे नेल्सन मंडेला की कोटेशन याद आ रही कि एक्सरसाइज इज़ दी की नॉट ओनली टू फिजिकल हेल्थ बट टू पीस ऑफ माइंड। कि एक्सरसाइज जो है, जो स्पोर्ट्स जो है, ये आपकी सिर्फ जिस्म को ही नहीं कर रहे, ये पीस ऑफ माइंड के लिए भी बहुत अच्छा। सो इट माइट बी द रीज़न वाई द फिनिश आर हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। फिनलैंड इज द पायनियर इन द जेंडर इक्वालिटी। 3 बेस्ट कंट्रीज हैं औरतों के लिए, उसमें से फिनलैंड एक है, और यूरोप का पहला मुल्क है जिसने औरतों को वोट का हक दिया। 1/3 ऑफ द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ विमेन। अच्छा, 8वां जो पॉइंट है ना, वो है प्लाइट ऑफ विमेन, कि औरतों के साथ फिनलैंड में क्या हो रहा है। पहली चीज़ ये है कि फिनलैंड इज़ द पायनियर इन द जेंडर इक्वालिटी। मेल फीमेल में इक्वालिटी में वो जो पायनियर मेंबर्स हैं उनमें से है। सेकंड जो उनका पॉइंट है वो ये है कि जो 3 बेस्ट कंट्रीज़ हैं औरतों के लिए के रहने के, उसमें से फिनलैंड एक है, और यूरोप का पहला मुल्क है जिसने औरतों को वोट का हक दिया 1906 के अंदर। चौथा पॉइंट ये है कि उनकी जो पार्लियामेंट है, 1/3 ऑफ द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ विमेन, यानी 2 मर्द हैं तो तीसरी औरत है, अंदाज़ा यहाँ से कर लें। और 75% जो वहाँ की ख़वातीन हैं वो आउटसाइड द होम वर्क करती, नेशनल इकानमी में उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और 50% जो हैं, ऑलमोस्ट 50%, थोड़ी सी कम है, ऑलमोस्ट 50% जो है ये वर्क लेबर फोर्स में, यानी जो लेबर वाला काम भी करती, मशक्क़त वाला काम भी करती। फिनलैंड के अंदर हर जो खातून है, जब वो डिलीवरी उसकी होती है तो उसको फ्री कैला बॉक्स दिया जाता है। कैला उनका सोशल सिक्योरिटी सिस्टम है, गालिबन पहले पॉइंट में मैं बता चुका हूँ। वो कैला बॉक्स क्या है, इट्स जैम पैक्ड विद 63 आइटम्स जो बच्चे को पहले साल चाहिए होते हैं, वो गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है कि ये चीज़ें उसको चाहिए, वो उस कैला बॉक्स उसके अंदर दे देते हैं उसको। यानी बच्चा जो है वो गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारी समझती, और कैला बॉक्स के अंदर ही वो सोता है पहला साल। अच्छा, फिर यही नहीं, पेरेंटल लीव मिलती है 10 मंथ्स की मदर को, 4 महीने डिलीवरी से पहले और 6 महीने उसके बाद। और फादर को भी कुछ वीक्स की छुट्टी मिलती है ताकि वो मदर का भी केयर कर सके। और प्रेजेंटली उनकी अंदर जो उनकी जो फेडरल गवर्नमेंट है, उसमें कोalition गवर्नमेंट बनी हुई है, तो उसमें जो 6 पार्टीज़ हैं उनकी जो हेड है वो ख़वातीन। हमारी तो एक पार्टी के बेनज़ीर हुआ करती थी ना, शी वॉज द लीडर। बखल इस वक्त तो किसी पार्टी की हेड खातून नहीं है हमारे मुल्क में। तो 6 पॉलिटिकल पार्टीज़ की हेड जो हैं उस कोलिशन में वो ख़वातीन है। ये भी इस वक्त दुनिया में वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और फिर उनकी जो प्राइम मिनिस्टर है सना मारन, शी इज़ द यंगेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर, 34 ईयर एज है उसकी। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ उसका ताल्लुक है। मैं ख्याल दिसंबर 2019 में आई, उससे पहले कोई कम्युनिकेशन वगैरह की मिनिस्टर थी वो। अच्छा, स्पोर्ट्स के अंदर ख़वातीन बड़ा हिस्सा लेती हैं। इतना, यानी उनकी जो ख़वातीन हैं उनको वहाँ पे इतने राइट्स हैं और इतनी वो खुश हैं, तो मे बी इस वजह से उनके अंदर, चूँकि वाइफ जब औरत खुश होगी तो वो घर भी खुशी खुशी चलाएगी।
बच्चों में भी खुशी आएगी, तो इट माइट बी द रीज़न। आप लोगों को तो शायद अंदाज़ा ना हो इस चीज़ का कि औरतें किस मकाम में पहुंच चुकी हैं। अगर आप हिस्ट्री में जाके देखें तो औरतों के साथ इतना बुरा हुआ है, यानी ये जितनी ज्वेलरी है जो ख्वातीन पहनती हैं, एक ट्रेडिशन के मुताबिक ये सारी के सारे औरत को काबू करने के हथियार थे। बेड़ियां थीं जो बाद में पायल बन गई, और जो गले में रस्सियाँ और चीज़ें डालते थे वो बाद में हार बन गए। एक ट्रेडिशन है, और ये शुरू हुई है नेंदरथल से, उसके बाद होमो सेपियन आते हैं। ज्वेलरी नेंदरथल से शुरू हुई, और फिर बाद में भी औरतों को बेचारे ना मलकियत का हक है, ना कोई वैसे आज़ादी रही है, ठीक है। मार कुटाई तो बहुत सारे मुल्कों के अंदर ये औरतों के साथ हुए। वो राइट नहीं देखा, वोटिंग का राइट भी 1906 में मिल रहा है, और कई ऐसी तहजीबें गुजरी हैं जिसमें खामद की अगर डेथ हुई तो उसके साथ भी उसकी लाइफ खामद की लाइफ के साथ अटैच थी। तो आप बेहतरीन तरीका है कि आप उसकी जो एटमोलॉजी देखें तो उससे औरत का माजी सामने आ जाता है। वोमन है, औरत को वोमन कहते हैं ना, तो उसमें मैन घुसा हुआ है। फीमेल कहते हैं तो उसमें मेल घुसा हुआ है। और स्लैंग के अंदर वोमन जो है वो कहते हैं दुख को, यानी वो टू मैन, यानी आदमी के दुख की वजह। और फीमेल स्लैंग के अंदर फी का मतलब होता है इनहेरिटेड प्रॉपर्टी। ऐसी प्रॉपर्टी तो कोई भी आप ही खरीद सकते हैं, इनहेरिटेड जो नस्लन मिली है, मतलब बाप की जो जायदाद होती है बच्चे को मिले, वो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी। फ़ी का एक मतलब ऑक्सफोर्ड में बेशक चेक कर लें तो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी, ये वैसे स्लैंग में था। तो फीमेल यानी मर्द को मिलने वाली इनहेरिटेड प्रॉपर्टी, यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें। वैसे जो लफ्ज़ है ना वोमन, वो तो स्लैंग में, वैसे ये जर्मन वर्ड है विफ मैन, यानी मर्द की बीवी। विफ वक्त के साथ साथ एफ कट गया तो वी मैन बन गया, WIMAN। इसलिए लिखते तो वोमन है, VO लिखते हैं, लेकिन ओ को पढ़ते आई हैं, वीमन पढ़ते हैं, इसलिए कि ये उस जर्मन वर्ड है। इसी तरह जो फीमेल है ये लैटिन वर्ड है फेमिना, और 13th सेंचुरी या 14th सेंचुरी के अंदर इसको कन्वर्ट किया है फीमेल में, और मेल बीच में फिर डाला है। आप अपने इधर पंजाबी में आ जाएं, यहाँ देख लें तो मर्दों ने जो है पहला अल्फ़ाबेट अलफ वो अपने लिए लाट करके रखा, वो भाई साढ़े हस्ते, और आखिर वाला को एक छोटी ये जो है ना वो गडवी सी जो है वो औरतों को लगा दी, जो हम वैसे भी छोटी चीज़ों के साथ लगाते हैं। आप देख लें दादा दादी, फ़र्क क्या है? दादा के आखिर पे अलफ आ रहा है, दादी के आखिर में वो छोटी ये आ रही। नाना नानी, चाचा चाची, मामा मम्मी, ताया ताई, फ़र्क क्या आ रहा है? बाकी सारे अल्फ़ाबेट सेम है। मर्दों ने अलफ अपने लिए रख लिया चूँकि अलफ पावर का सिंबल है, ठीक है। और छोटी ये छोटे को जाहिर करती है, छोटी यही कहते हैं ना इसको, छोटी ये, तो वो औरतों के लिए रख दी। और सोनिकली अगर देखें तो चौ अलफ ऊपर की तरफ जा रहा होता है, और ये जो नीचे की तरफ चाची थल्ले जा रही, आप उत्ते और ये इनको नीचे रखा हुआ है। सोनिक इफेक्ट भी देख लें आप इसका। हम छोटी चीज़ किताब, और छोटी इसको क्या कहते हैं, किताबी। पेंसिल इस्तेमाल करते करते जब छोटी सी पेंसिल रह जाती, छोटी पेन, उसको हम कहते हैं पेंसिली, गडवी, मतलब जो छोटी चीज़ होगा हम उसके साथ छोटी ये लगाते हैं। तो एटिमोलॉजी से आपको पता लग जाता है कि किस तरह से औरत के साथ ट्रीटमेंट होता रहे। और ये सिर्फ इसमें नहीं, तमाम जितनी लैंग्वेजेस हैं उनमें यही है। पहले मैंने इंग्लिश की सारी बात की, लैटिन की बात की। अच्छा, फिर अगर बहुत भी किया है ना मर्दों ने, तो सिर्फ ये किया है कि दूसरे अल्फ़ाबेट तक ले आए, यानी अलफ के बाद बे उनके लिए कहा चलो अलफ नहीं समझाना, बे ले लो, 2 बे लगा दें तो क्या बन जाता है, बेबे। एक उर्दू का बे ले लें, दूसरा रूफे था जी, और इंग्लिश का दूसरा अल्फ़ाबेट बी ले लें तो बन जाता है बेबी। और दोनों इंग्लिश के ले लें तो फिर बन जाता है बीबी।
वो लेकिन तरक्की तो हो गई, छोटी ए से आप बी तक पहुंच गई, ठीक है, लेकिन उसके अंदर यही सिलसिला चलता चला जा रहा है। तो जिन सोसाइटीज के अंदर इंपैक्ट कैसे पड़ता है, जिन सोसाइटीज के अंदर विमेन्स स्ट्रक होके रह जाती हैं सिर्फ और सिर्फ घरों में, ठीक है, तो इसलिए उनकी सारी वर्क फोर्स यानी 50% पॉपुलेशन जो है वो सिर्फ काम कर रही। तो उसमें आप नॉर्वे में देखें तो वो तो 75% वर्क कर रही, 50% तो लेबर कर रही, पार्लियामेंट के अंदर घुसी हुई हैं, स्पोर्ट्स के अंदर घुसी हुई हैं, यानी एक्टिवली पार्ट प्ले कर रही। तो ये जो औरतों का राइट है, औरतों की जो पोजीशन है, जो स्टेटस है फिनलैंड के अंदर, मेरा ख्याल नॉर्वे मेरे मुंह से निकल गया, फिनलैंड के अंदर, वो इट माइट बी द रीज़न फॉर देयर हैप्पीनेस। 8 महीने ठंड रहती है, टेम्परेचर -5 डिग्री सेंटीग्रेड। और न्यूयॉर्क की एक रिसर्च के मुताबिक जो लो टेम्परेचर है दैट इंक्रीज हैप्पीनेस, लो टेम्परेचर डिक्रीज टायर्डनेस एंड एंजाइटी। 23 घंटे सूरज चमकता रहता है और सनलाइट जो है वो खुशी का हार्मोन जो है वो पैदा करता है। फिनलैंड वाले वहाँ टिन पैक के अंदर अपनी हवा जो है अमीर मुल्कों को बेचते हैं। झीलें, जजीरे, ग्रीनरी है, मौसम ठंडा है, हवा अच्छी है, पौधे, ट्री और ये वो। तो ये नेचर जो है, जितना आप क्लोज टू द नेचर होते हैं तो इट्स ये हैप्पीनेस को प्रमोट करता है। हाँ जी, नौवां पॉइंट है वेदर ऑफ फिनलैंड। फिनलैंड इज द हैप्पीएस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड एंड फिनलैंड डिड हैट्रिक by becoming third time the happiest country, and we are getting to know the cause of their happiness. अच्छा, वेदर को देखते हैं। 8 महीने ठंड रहती है, टेम्परेचर -5 होता है डिग्री सेंटीग्रेड, और 8 महीने, और वैसे किसी जगह पे -40 भी चला जाता है, -60 भी चला जाता है। और जब वो गर्मियाँ आती हैं जो शॉर्ट सा पीरियड है तो वहाँ 30-35 तक चला जाए। इतना टेम्परेचर जो रेंज है मिनिमम और हाईएस्ट और जगहों पे नहीं है। चांद पे है, वैसे चांद का जो डे टाइम दिन के वक्त टेम्परेचर होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और रात को -150 होता है। ये वैसे मैंने बात ज़िमनन कर दी। और न्यूयॉर्क की एक रिसर्च के मुताबिक जो लो टेम्परेचर है that increase happiness, low temperature decrease tiredness and anxiety। आपने अपना यहाँ नहीं देखा हुआ कि गर्मी महसूस है, ज़रा बारिश हुई है, बंदे खिलखिला उठते हैं, सारे बाहर निकल आते हैं। जो घर में बैठते हैं वो घरों में पकौड़े बनाने शुरू कर देंगे, साथ बारबेक्यू शुरू कर देंगे, कोई मीठी रोटियां बनानी शुरू कर देगा, चिड़ियाघर निकल जाएंगे, होटलों की तरफ रुख कर लेंगे, बागों की तरफ रुख कर लेंगे, मुलाकातों पे चले जाएंगे। यानी पूरा जो माहौल है वही बदल जाता है टेम्परेचर के साथ। और जून का महीना हो, सख्त गर्मी पड़ रही हो, तो बंदे को बर्दाश्त ही नहीं करता, बंदा अपने आप को बर्दाश्त नहीं करता, बाजू को कहता है इधर परे हो, ऐसा पर खिलार के बैठा होता है, दूर होकर बैठा होता है। और जब ठंड होती है तो बंदा फिर ऐसे सिमट के बैठा था। सारे लोग भी एक दूसरे के साथ मोहब्बतें पैदा होनी शुरू हो जाती। तो रिसर्च मुझे को ठीक लगती। गर्मी में ऐसे परिंदे से पर खिला रहे होते हैं, ऐसे खिला रहा हो, पसीनो पसीन हो रहे। अच्छा, दूसरी चीज़ है सनलाइट। 23 घंटे सूरज चमकता रहता है, सूरज की रोशनी रहती। और कुछ इलाके ऐसे हैं कि 50 दिनों तक वहाँ पे रात नहीं होती। और सनलाइट जो है वो खुशी का हार्मोन जो है वो पैदा करती है। मैथ्यू रिकॉर्ड ने भी तो कहा था ना कि सुबह उठ के 1 से 2 मिनट जो है अर्ली येलो कलर देखें या सूरज निकलता हुआ देखें, अर्ली जो सुबह का 1 to 2 मिनट उसने कहा था।
ठीक है। तो ये खुशी का हार्मोन जो है वो पैदा होता है। बहुत सारे हार्मोन्स हैं, हार्मोन में लगा रहता है, हार्मोन, न्यूरोट्रांसमीटर, इनमें थोड़ा बहुत फ़र्क है, आप इनको केमिकल कह लें, और कुछ हैं तकरीबन 800 के करीब। तो उसमें हम ये आसान करने के लिए ये कहते हैं कि खुशी के जो हार्मोन हैं या खुशी के जो केमिकल्स हैं वो बढ़ते हैं। अच्छा, फिर तीसरी जो उनकी बड़ी डिस्टिंग्विश चीज़ है वो क्लीन एयर। क्लीन एयर के हिसाब से फिनलैंड तीसरे नंबर पे। और फिनलैंड की एक अजीब खूबी वो ये है कि फिनलैंड वाले वहाँ टिन पैक के अंदर हवा, अपनी हवा जो है अमीर मुल्कों को बेचते हैं। सऊदी अरब जाती है और यूएई जाती है और कई मुल्कों को भी जाती। तो वो फिर टिन खोल के तो वो ताज़ा हवा जो है क्लीन एयर सूंघते हैं, हवा एक्सपोर्ट होती। इज इट नॉट अमेजिंग? तो क्लीन एयर हो, आप पहाड़ी इलाकों में जाते हैं तो क्या होता है, ऐसी हवा क्लीन होती, ना ट्रैफिक है ना सब कुछ है, कुछ भी नहीं है, ऑक्सीजन है, क्लीन एयर है। तो आप ऐसे सांस लेते हैं, थोड़ी देर के बाद आपको खुशी महसूस होना शुरू हो जाती। तो इट्स माइट बी द रीज़न। चौथी चीज़ है उनके नॉर्दर्न एरिया में पहाड़ियाँ हैं, ग्रीनरी है, झीलें ही झीलें हैं। मैंने बताई थी कि 1,87,888 झीलें। तो वो फारूक जो है, जो उसने मुझे बताया कि 1 मिलियन 10 लाख झीलें हैं, वो ऐसी हैं जो कैटेगराइज ही नहीं हुई। 10 लाख झीलें। तो मैं तो 2 लाख को बहुत ज़्यादा समझ रहा था, अंदाज़ा करें। तो झीलें ही झीलें, जजीरे ही जजीरे हैं, ग्रीनरी है, मौसम ठंडा है, हवा अच्छी है, पौधे, ट्री और ये वो। तो ये नेचर जो है, जितना आप क्लोज टू द नेचर होते हैं तो इट्स ये हैप्पीनेस को प्रमोट कर। पांचवा जो उनके वेदर में ही इसमें डिस्कस कर लेते हैं, एक अजीब व गरीब फिनोमेना है, उसको कहते हैं नदर्न लाइट्स और सदर्न लाइट्स। नदर्न लाइट्स को कहते हैं अरोरा बोरियलिस और सदर्न लाइट को कहते हैं अरोरा ऑस्ट्रेलिस। अरोरा जो है लफ्जी मतलब इसका मतलब होता है सनराइज, और अरोरा जो है ये रोमन गॉडेस है डॉन की, उसके ऊपर रखा। तो बोरियल जो है, बोरियल का मतलब होता है नॉर्थ विंड। तो समझ लें आप शुमाल की जो लाइट्स हैं ये 8 स्ट्रीम में आती। 8 मेरी वेबसाइट पे और ब्लॉग के ऊपर मैंने 6-7 साल पहले इनके ऊपर लिखा था कि ये लाइट्स क्यों पैदा होती, ये होती किस तरह की। 8 स्ट्रीम में आती हैं, ऐसे 8 स्ट्रीम, यानी 8 नदियाँ बहती हैं कलर की, ज़मीन से कोई 70 मुख्तलिफ माइल्स के फासले पे ऊपर हवा में नज़र आती हैं। और किस तरह नज़र आती हैं, ये इस तरह नज़र आती हैं, क्लाउड आ रहा होता है, कभी ऐसे रेड चल रहा है, रेड, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, वायलेट, सारे कलर्स होते हैं। कभी आसमान सारा सुर्ख हुआ होता है, कभी ग्रीन हुआ होता है। इंटरनेट पे आप चेक कर लें, या मेरे आर्टिकल में मैंने एक छोटी सी वीडियो भी डाली थी, अगर वो उसमें पता चल जाएगा। और फिर 8 स्ट्रीम में आती। इंग्लैंड में जो कि नॉर्थ में है, तो इंग्लैंड के झंडे के ऊपर भी 8 ऐसे निशान है, वो ऑरोरा लाइट्स को इंडिकेट करते हैं। तो लायल ने जो लायलपुर बनाया था, जिसको आजकल फैसलाबाद कहते हैं, नाम पर चेंज कर दिया किंग फैसल के नाम की ऑनर में। तो 8 जो बाज़ार हैं वो ऑरोरा लाइट्स पे ही हैं। उसने बनाए थे अपने यूनियन जैक जो उनके झंडे के ऊपर है। तो वो झंडा बेसिकली क्या चीज़ है, ऑरोरा लाइट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये इतना फैंटास्टिक फिनोमेना है कि उसको आप देख लें, ये खुशियाँ तो क्या, बंदा खुशी से अगली स्टेज गली में चला जाता है, एक्सटेसी में चला जाता है, इतनी खूबसूरत। यानी अब जिसने नहीं देखा हुआ, हमने तो खैर वीडियो ही देखी है, नेचुरल तो नहीं देखा, तो वो किसी वक्त नज़र आती। तो वो ऐसे क्लाउड्स हैं, मल्टी कलर्ड क्लाउड समझ लें आप, कलर ही कलर होते हैं। अब कौसे कला में तो ऐसे फिक्स आ रही होती। अब ये बड़ा रेयर फिनोमेना है, कभी खुशकिस्मत लोगों को देखने को मिलता है। बट फिनलैंड में रोज लोग देखते हैं, फिनलैंड में रोज लोग देखते हैं। रात भी मुझे मैसेज आया कि आज भी ऑरोरा लाइट्स नज़र आ रही हैं। तो नॉर्थ पे एक रिजॉर्ट है, उसका आर्कटिक रिजॉर्ट ना, लंबा चौड़ा नाम उसने मुझे बताया, टक्सन पता नहीं क्या, लोवाटन,
आर्कटिक रिजॉर्ट है, तो उसमें ना वो ग्लासी सी ट्रांसपेरेंट जो है ना टेंट्स बने होते हैं, तो उसमें लोग रह रहे होते हैं। तो जो ही वो लाइट्स आनी शुरू होती है उनको उठा देते हैं, फिर लोग वो देखते हैं। तो वो सीन देखने के बाद गम तो फिर दुख और परेशानियां तो ख़त्म हो जाती है, नेचर की ब्यूटी में बंदा महव हो जाता है। तो इसीलिए विराट कोहली हनीमून मनाने के लिए फिनलैंड गया था। वो उनको इतनी खुशियां मिलती हैं वेदर्स के हिसाब से, इतना पीसफुल है, इतने झीलें हैं, इतनी ज़्यादा आइलैंड है, इतने पहाड़ हैं, इतनी ग्रीनरी है, अरोरा लाइट्स हैं, ठीक है, क्लीन एयर है, पानी बड़ा अच्छा है, और पानी भी उनका एक्सपोर्ट होता है। चश्मों का जो पानी है वो भी टिन वगैरह में डाल के दूसरे मुल्कों में भेजा जाता है, क्योंकि हर चीज़ मतलब वहाँ पे कोई इंडस्ट्री भी नहीं है, कोई चांस भी ऐसा नहीं कि वाटर पोल्यूटेड हो, तो पानी भी उनका बड़ा क्लीन है, वो भी एक्सपोर्ट है। तो इट माइट बी द रीज़न के वाई द फिनिश पीपल आर वेरी हैप्पी ड्यू टू देयर availability of such beautiful and astonishing phenomena of nature। और ये जो सेंटा क्लॉज था, सेंटा क्लॉज भी फिनलैंड के रहने वाला था। अभी भी सेंटा क्लॉज विलेज है। वो सेंटा क्लॉज वो नहीं जो क्रिसमस में निकलता था तो वो टॉफ़ियाँ बच्चों को और चॉकलेटें वगैरह देता था, वो फिनलैंड का था। यानी पता लगता है कि उनके अंदर इसमें भी इंडिकेशन है जनरसिटी की, मोहब्बत होती है तो आप किसी को चीज़ देते हैं ना। अपने बच्चों को तो सारे टॉफ़ियाँ देते हैं, चॉकलेटें देते हैं, किसी को देना है, इट्स मीन कि लविंग एंड जनरसिटी। दुनिया में जो है वो है फूड। फिनलैंड इज़ द हैप्पीएस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड एंड वी आर लुकिंग causes behind its happiness। फूड के हिसाब से उनकी फूड की अगर हैबिट हम देखें तो काफ़ी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा काफ़ी पीने वाला मुल्क जो है वो फिनलैंड। 76 इकसाम की काफ़ी दस्तयाब है और एक मशहूर काफ़ी है हैप्पी कॉफ़ी। हर फिन जो है हर माह 1 किलोग्राम काफ़ी पी जाता है। गोया काफ़ी मिकदार में और काफ़ी इकसाम की इस्तेमाल करते हैं, जो उनको खुश रखने के लिए और एक्टिव रखने के लिए काफ़ी। और साइंटिस्ट ने ईयर्स अगो ये रिसर्च की थी कि काफ़ी जो है ये स्टिमुलेट डोपामीन एंड ग्लूटामेट इन ब्रेन दैट प्रोड्यूस हैप्पीनेस, और बड़ी एक्टिवेटर है। दूसरी जो चीज़ वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वो है दूध। रॉ फार्म के अंदर, यानी दूध की सूरत में, योगर्ट की सूरत में, चीज़ की सूरत में, और मुख्तलिफ फार्म्स के अंदर वो बहुत ज़्यादा दूध इस्तेमाल करते हैं। दूध है, यानी दूध को 2 हाथों से पीते। अब दूध से मुझे याद आ गई एक एंशिएंट मिथ। एक बुढ़िया थी, उसको सज़ा हुई कि तुमने अब सारी ज़िंदगी तुम्हें एक ही मशरूब दिया जाएगा पीने के लिए। तो उसके सामने 3 प्याले रखे गए, एक प्याले में पानी था, एक में शहद था और एक में दूध था। इसमें से तुम एक चुन लो और सारी ज़िंदगी तुम्हें वही मिलेगा। तो वो पानी के प्याले को देखने लग पड़ी कि इसको मैं सिलेक्ट करती हूँ। उसने कहा पानी जो है, सोचना शुरू किया कि पानी इट्स एलेक्सियर ऑफ लाइफ, और ज़िंदगी की बका है, इसके बगैर इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता। तो उसको इंतखाब करने का वो सोचने लगी। लेकिन एकदम उसको ख्याल आया कि पानी मेरी प्यास तो बुझा देगा, लेकिन मेरी जो एनर्जी की ज़रूरियात है वो कैसे पूरी होगी। तो एकदम से उसकी नज़र पानी के प्याले से हटी और शहद के प्याले के ऊपर जम गई। अब उसकी नज़रें शीरीं शिफादार शहद पर थी, जो एनर्जी से माला माल था।
विटामिन मिनरल्स में माला माल था, जायके में उस जैसा कोई नहीं था। तो उसने सोचने लगी कि ये अब मैं इसको सेलेक्ट करती हूँ, ये मेरी एनर्जी की ज़रूरत को पूरा करेगा। एकदम उसे ख्याल आया कि एनर्जी की ज़रूरत तो पूरी करेगा, लेकिन जो पानी की ज़रूरत है, प्यास है, प्यास कैसे मैं बुझाऊंगी। जब उसको ये ख्याल आया तो वो फ़ौरन हट गई। अब उसकी नज़रें जो थी वो दूध के प्याले के ऊपर थी। उसने सोचा कि इसमें एनर्जी भी है और इसमें पानी भी है, इन्हें एनर्जी भी पूरा करेगा और पानी भी देगा। चुनाचा उसने दूध का इंतखाब किया और मिथ के मुताबिक वो बुढ़िया आज भी जिंदा है और दूध पी रही है। अब ये मिथ जो है गढ़ने का मकसद जो है दूध की इफादियत को बयान करना है कि ये एक कंप्लीट फूड है। फूड के 7 इंग्रेडिएंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट। ये 3 एनर्जी सोर्सेज है, दूध में मौजूद होते हैं। फिर इसके अलावा वाटर, 4 रेगुलेटर्स हैं, वाटर, विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर। फाइबर एक नया इंग्रेडिएंट है, तो ये फाइबर भी का मुझे पता नहीं, लेकिन ये सारे भी दूध के अंदर मौजूद होते हैं। फाइबर 2 किस्म का होता है, एक सॉल्युबल फाइबर और इनसॉल्युबल फाइबर। सॉल्युबल फाइबर आपको मिलता है फ्रूट से, वो बॉडी के अंदर ग्लूकोज और कोलेस्ट्रॉल लेवल मेंटेन करता है। इनसॉल्युबल फाइबर मिलता है वेजिटेबल से और सीरियल से, वो आपकी जो डाइजेस्टिव ट्रैक है, एलिमेंट्री कनाल है जो 30 फीट की, उसको क्लियर करता है, वो उसके लिए अच्छा होता है। तो दूध जो है वो बहुत ज़्यादा पीते हैं। दूध एक कंप्लीट फूड है, सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो मौजूद हैं। फिर चॉकलेट उनकी फेवरेट है, अभी तुमने भी खाई है, मैंने भी खाई चॉकलेट, बहुत पसंद करते हैं। अब चॉकलेट में आगे भी एक लेक्चर में बता चुका हूँ कि चॉकलेट के अंदर ट्रिप्टोफैन होती है, ये सेरोटोनिन प्रोड्यूस करता है। फिर थियोब्रोमीन होती है, थियोब्रोमीन जो है ये मायन सिविलाइजेशन में इसमें कहते हैं गॉड्स ड्रिंक, गॉड जी छोटी जी वाला गॉड, देवता जिसको कहते हैं, जो ऐसे सिंबॉलिक ऐसे बनाए होते हैं। और कैफीन से का और इसका फार्मूला सेम ही, एक मैथल ग्रुप का फ़र्क है। तो ये बहुत एक्टिवेटर है और घोड़ दौड़ में ये दोनों बैन है कि घोड़ों को नहीं देने, इतना ज़्यादा एक्टिवेट करते हैं। फिर कॉफ़ी के अंदर, चॉकलेट के अंदर एनंडामीन होती जो एंग्जाइटी को रिड्यूस करती। फिर फिनाइल एथाइल अमाइन होता है जो ब्रेन का प्लेयर सेंटर है उसको स्टिमुलेट करता है। फिर मैग्नीशियम, अब मैग्नीशियम जो है इस वक्त अमेरिका में बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं। फीमेल के लिए 200 to 250 मिलीग्राम पर डे है रिक्वायरमेंट, और मेल के लिए 400 से 450 मिलीग्राम पर डे। ये एंग्जाइटी को ख़त्म करता है, मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है, बोन्स के लिए बड़ा अच्छा है और ब्रेन के लिए बड़ा अच्छा है। बल्कि कैप्सूल की सूरत में होता है, बल्कि जिस्म पे मल भी लेते हैं, उससे भी अब्जॉर्प्शन हो जाती है। फिर इसमें चॉकलेट के अंदर एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट बड़े फ़ायदेमंद चीज़ हैं। और ओवरऑल देखा जाए तो तकरीबन अगर इसकी क्रोमेटोग्राफी की जाए जिससे हम चीज़ों को सेपरेट करते हैं तो 800 इसके अंदर जो डिफरेंट केमिकल्स हैं वो मौजूद हैं। ये है वो फाजर की चॉकलेट है, बहुत सारी किस्में हैं इसकी, अनगिन, और जो हमने देख ली हुई हैं उनके अलावा भी बड़ी टाइप की ये बनाते हैं। और टिकट रखी हुई है, आपको पूरी फैक्ट्री फिरवाते हैं, आपको काफी सारी चॉकलेटें भी हाथ में दे देते हैं। एक बेल्जियन चॉकलेट यूरोप की बड़ी पॉपुलर है, लेकिन वो ये डार्क चॉकलेट, और जो मिल्क चॉकलेट टाइप है वो फिनलैंड की, ये फाजर की पॉपुलर सारी दुनिया में। अगली चीज़ जो है उनकी वो है बड़ी मशहूर चीज़, वो है सालमियाकी। ये सालमियाकी, ये टॉफ़ी बहुत पसंद करते हैं। ये फलों को खुशक करके बनाते हैं, ख़ास तौर पे बेरीज़ को, ठीक है, मुख्तलिफ शेप्स में होती है। ये होती साल्टी है।
साल्टी सी होती है और इसमें अमोनियम क्लोराइड डाला होता है। अमोनियम क्लोराइड कहते हैं नशादर को उर्फ़े आम में। तो मुझे अच्छी तरह याद है मेरी वालदा बचपन में नशादर देती थी हाजमे के लिए, बाजरे के दाने के बराबर, ये बहुत थोड़ी मिकदार में लेना होता है। और जो कफ सिरप होते हैं उसमें भी अमोनियम क्लोराइड होता है, एक्सपेक्टोरेंट है, बलगम को बाहर निकालता है और ब्लड प्रेशर बढ़ाता है। ये ज़हन में रखें, सालमियाकी ब्लड प्रेशर भी बढ़ाती है, चूँकि अमोनियम क्लोराइड होता है। कोई इतनी ज़्यादा टेस्टी नहीं होती, बस ऐसे ही पता नहीं कैसे खाते हैं यार वो लोग। ये आ गई सालमिया की, हर तरह की गोली टॉफी सालमिया की आपको मिल जाती है। सालमिया की जो है, जैसा कि आपको भी पता है, पॉपुलर इतनी है कि बच्चे से लेके तो वो एंड उम्र तक ये खाई जाती है। अच्छा, उनका जो मेन फूड है वो फ्रूट्स ही है, फ्रूट पे रिलाय करते हैं। फ्रूट जो है देख लो, स्वाद के लोग कितने खूबसूरत हैं, एक्टिव हैं कितने, जो उनका मेन जो फूड है वो फल खाते हैं। फिनलैंड जो है वो बेरीज का मुल्क है। हमेशा से इधर बेरीज खाई जाती हैं और बेरीज को कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना मर्जी फ्रीजिंग टेम्परेचर हो जाए। तो एक रीजन इनकी लंबी उम्र की ये भी है क्योंकि बेरीज जो है वो एंटीऑक्सीडेंट होती हैं। और एक उनकी वो राई ब्रेड है, वो कभी कभी खा खू लेते हैं साथ। राई ब्रेड आ गई, ये देख लें, उसके ऊपर पढ़ लें, 100% राई ब्रेड है। ब्राउन ब्रेड्स इधर बड़ी पॉपुलर है, तो हमारा तो वीट का चूंकि एक कल्चर है, उसके हिसाब से हमारे सारे खाने उसके इर्द गिर्द घूमते हैं। रोटी पका के, रोटी और छोटी, वीट वाला कोई चक्कर नहीं। ये राई का मैं आपको एक बड़ी मजेदार बात बताऊं कि राई जो है ना, वो नेगेटिव एनर्जी ब्रेड है या जो भी ग़िज़ा है। और इसको ये बनाते ऐसे हैं कि जब आप उसको खाएं, उसको हजम करने के ऊपर ये डाइजेशन में आपकी ज्यादा एनर्जी लगती है और वो आपकी बॉडी को कैलोरीज कम दे रही हो, खाने से ही आपका बॉडी फैट लूज होना शुरू हो जाएगा। तो नेगेटिव एनर्जी ब्रेड्स जो है ना, ये बड़ी पॉपुलर है। और बॉइल्ड पोटैटो, और बॉइल्ड पोटैटो के अंदर क्या करना है, उन्होंने सिर्फ वो काली मिर्च डालनी है और नमक डालना है, कोई स्पाइसेस नहीं, ऑयल नहीं जो हम यूज़ करते हैं। ये स्पाइसेस जो है और नमक जो है का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ठीक नहीं है। अब यहाँ पे चूँकि हम तो फिनलैंड को स्टडी कर रहे हैं अपने लिए कि शायद हमें को पॉइंट वहाँ से ऐसा मिल जाए कि हम भी 67 से मज़ीद अपनी जो है टॉप 50 में, टॉप 40 में आ जाएं, तो बेहतरी हो जाए। तो मैं तुमसे एक सवाल करता हूँ कि दुनिया में सबसे ज़्यादा नमक कौन सा मुल्क इस्तेमाल करता है? दुनिया में सबसे ज़्यादा साल्ट यूज़ करने वाला मुल्क पाकिस्तान है। हर बंदा हर साल 5 किलोग्राम नमक इस्तेमाल करता है, और नमक आपको पता है ब्लड प्रेशर काज करता है। और कैसे करता है? वो सोडियम आयन होता है, उसके इर्द वाटर के मॉलिक्यूल इकट्ठे हो जाते हैं, वो बबल बन जाता है, वो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। चलो दूसरा सवाल का जवाब दो। दुनिया में सबसे ज़्यादा मिर्चें, पीपर कह लो, काली मिर्च भी बीच में आ जाए, ब्लैक पीपर, और पीपर सबसे ज़्यादा कौन सा मुल्क यूज़ करता है? पाकिस्तान। 10 किलोग्राम पर पर्सन पर ईयर। और ये स्टमक के लिए और दूसरी चीज़ों के लिए बड़ी ओवर ज़्यादा मिकदार में ठीक नहीं होती। तीसरा, दुनिया में सबसे ज़्यादा चीनी इस्तेमाल करने वाला कौन सा मुल्क है? पाकिस्तान। 25 किलोग्राम पर पर्सन पर एनम। और जब ये शुगर रिफाइन होती है तो उसमें क्रोमियम और दूसरी चीज़ें निकाल, क्रोमियम शुगर को कंट्रोल करता है, वो क्रोमियम जितने भी मिनरल्स हैं उसको निकाल लेते हैं। और ये मैंने फैक्ट्स जो हैं वो लिए हैं, रेफरेंस बताना कई दफ़ा ज़रूरी हो जाता है। हुज़ हू है इनकी डोगर पब्लिशर्स की, और पेज उसका है 557। तो उनको देखे बॉयल्ड पोटैटो खाई जा रहे हैं और बड़ी हल्की सी डालेंगे काली मिर्च और नमक, फ्रूट्स खाएंगे। तो मे बी उनका जो हेल्दी रहने का और हैप्पी रहने का राज जो है उनकी डाइटरी हैबिट में हो।
दूध का इस्तेमाल, फ्रूट्स का इस्तेमाल, वेजिटेबल्स का इस्तेमाल और स्पाइसेस का कम से कम यूज़ करना, इट इज़ बेनिफिशियल। हेल्थ को भी रिस्टोर करता है और ये आपकी खुशी को भी बढ़ाता है। तो उनका लिटरेसी रेट जो है 99%। तालीम फ्री, किताबों से लेकर यूनिफॉर्म हर चीज़ हुकूमत देती है, बल्कि साथ वजीफा भी देती है, कंप्यूटर चाहिए तो वो भी देती है। अच्छा, हायर एजुकेशन भी फ्री है। बच्चों को 3 या 4 साल की उम्र में स्कूल नहीं भेजा जाता जैसे हमारे यहाँ रूटीन है, चूंकि 7 साल बच्चे की पर्सनैलिटी जो है वो डेवलप होती है। हाँ जी, फिनलैंड इज द happiest country of the world and it scored 3 times to be the happiest. तो हम देख रहे हैं इसकी वजूहात, तो इसमें जो इनका एजुकेशन सिस्टम है, दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशन सिस्टम इन द वर्ल्ड। प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट पीसा जो है हर साल एक स्टूडेंट की ज़हनी सलाहियत का टेस्ट लेता है, जिसमें मैथ को भी देखा जाता है, साइंसेस को भी और लर्निंग को भी देखा जाता है। तो 2000 से 2012 तक फिनलैंड जो है वो पहले नंबर पे आता रहा और 2018 में अब वो 7th नंबर पे है, जबकि सुपर पावर अमेरिका जो है वो पहले 20 में था और अब गालबन 20-25 पे चला गया। अब हुआ ये कि उसके बाद फिनलैंड का जो एजुकेशन सिस्टम है वो सारी दुनिया ने इसको फॉलो। उसके जो मोटे मोटे पॉइंट्स हैं हम पहले देख लेते हैं, फिर तफसील से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे देखेंगे। कि 7 साल तक बच्चा जो है वो होम एजुकेशन जो है वो लेता। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि ये फॉर्मेशन पीरियड है और इसमें बच्चा एक रिकॉर्डर की तरह काम करता है और सिर्फ वो उसकी जो सेंसेस हैं वो उसको एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। तो जवेद चौधरी भी बार बार ये कहते हैं कि मैं बच्चे की तरह चीजें सीखता हूं तजस्सुस के साथ और गौर के साथ। तो ये जो पीरियड है उसको यूटिलाइज किया जाता है और फिर 13 साल तक उसको कोई इम्तिहान वगैरह नहीं लिया जाता। बेसिकली ये ग्रीक फिलासफर से इन्होंने निकाला है। 1970s में इन्होंने एजुकेशन सिस्टम बनाया और 2 ग्रीक फिलासफर, अफलातून कहता है कि 6 साल तक बच्चों को घर में रखें और उनको कहानियां सुनाएं और इखलाकी कहानियां सुनाएं, और अरस्तू इसी तरह कहता है कि 13 साल तक इखलाकी कहानियां सुनाएं और उनको मौसीकी की तालीम दें। तो इनकी जो एजुकेशन सिस्टम है ये एज इट इज इन्होंने फिनलैंड ने अपने अंदर इनकॉर्पोरेट किया है ग्रीक फिलासफर्स का। और साथ साथ एडवर्ड डे बोनो की जो लेटरल थिंकिंग है उसके जो 60 कंट्रीज में राइज है उसमें फिनलैंड जो है वो एक है। इसके अलावा उनको कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जाता, बल्कि टॉपिक दिया जाता है जिसमें डिफरेंट सब्जेक्ट आ जाते हैं। ये एंड पेपर में एक्सप्लेन भी करता हूँ। स्कूल का साइज 200 से बिलो होता है, छोटा स्कूल होता है, छोटी चीज मैनेज ज्यादा हो जाती है। एक टीचर में 19 की क्लास होती है और उससे टीचर का एक स्टूडेंट पे जो है वो ज्यादा ग्रिप होती है। स्कूल टाइम उन्होंने शार्ट रखा हुआ है, 4 घंटे है और हफ्ता इतवार की जो है वो छुट्टी है। लॉन्ग ब्रेक्स होती हैं, ठीक है, और लॉन्ग ब्रेक्स जो हैं वो उस एक पीरियड लर्न 1 और उसके बाद ब्रेक 1, लर्न 2, ब्रेक 2, लर्न 3, ब्रेक 3। एंड व्हाई ब्रेक्स टाइम इज सो लार्ज इज अ क्वेश्चन व्हिच perturbed many educationists. They are consumed to help the brain to retain what he has just acquired. तो ये RRR फार्मूला फिनलैंड फॉलो कर रहा है, रीड, रिटेन एंड रिफ्रेश। तो लर्न 1 में आप रीड किया और ब्रेक के अंदर आपने उसको रिटेन किया और रिफ्रेश किया फॉर नेक्स्ट जो है वो रीडिंग के लिए। फिर स्कूल को उन्होंने प्लेग्राउंड और प्लेग्राउंड को स्कूल बना दिया है। खाना मिलता है और खाने के अंदर फ्रूट्स, वेजिटेबल, राय ब्रेड, ठीक है, हेल्दी फूड है। उनका कहना है कि ये हेल्दी फूड जो है ये प्रमोट करता है आपकी ज़हनी सलाहियतों को। और जो बिल्कुल जो स्कूल का एटमॉस्फेयर है वो प्लेग्राउंड की तरह है, यानी आपने कुर्सियों पर बीन बैग पे बैठना है। और रिसर्च बताती है कि बीन बैग पे बैठने से 20% ज्यादा लर्निंग जो है वो होती है। और कोई सिटिंग पैटर्न नहीं है, कोई बैठा हुआ है, कोई लेटा हुआ है, कोई खेल रहा है और कोई यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है। तो बड़ा सा कैजुअल एटमॉस्फेयर है। और रिसर्च ये भी बताती है कि कैजुअल एटमॉस्फेयर में इंसान ज्यादा सीखता है। अब आते हैं टीचर्स की तरफ। तो जो टीचर है उसको मास्टर्स होना जरूरी है, उसके लिए ट्रेनिंग जो है वो जरूरी है। वो 4 घंटे रोजाना पढ़ाता है, 2 घंटे उसको अपनी टीचिंग स्किल जो है वो बढ़ाता है और एक क्लास को 6 साल तक पढ़ाता है। इससे जो टीचर और स्टूडेंट के दरमियान जो है एक एफिलिएशन पैदा होती है, एक रिलेशनशिप पैदा होती है जो लर्निंग में बहुत ज्यादा फायदा मंद होती है। 1 टीचर 1 क्लास का फार्मूला है और उसकी बड़ी हाईली पेड है, को $40,000 ले जाता है साल में।
और हाईली रिस्पेक्ट भी उसको जो है वो दी जाती। और जो उनका बेसिकली जो सिस्टम है वो फिनोमिनल स्टडी लर्निंग में है, जिसमें बुक्स नहीं पढ़ाई जाती बल्कि रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स जो है दिए जाते हैं, रियल वर्ल्ड इश्यूज दिए जाते हैं और उनको सॉल्व करना होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने पहले बताया था कि उसमें सिलेबस नहीं है, तो उसकी एक एग्जांपल मैं बता देता हूं कि किस तरह उनका फिनोमिनल स्टडी लर्निंग है। क्या उसमें व्हाई फिनलैंड इज द हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। जब आपने ये टॉपिक को एक्सप्लोर करना है तो आप देखेंगे फिनलैंड की इकानमी, उसको कंपेयर करेंगे दूसरी मुल्कों की इकानमी से, तो आपकी इकोनॉमिक्स का आप पढ़ रहे हैं। जब आप फिनलैंड की सोशल सिस्टम को देखेंगे और दूसरे मुल्कों के सोशल सिस्टम को देखेंगे तो आप सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं। जब आप फिनलैंड की स्पोर्ट्स को देखेंगे और दूसरे मुल्कों की स्पोर्ट्स को देखेंगे तो आप स्पोर्ट्स को स्टडी कर रहे हैं। जब फिनलैंड की ज्योग्राफी और वेदर को स्टडी करेंगे और दूसरे मुल्कों को स्टडी करेंगे तो आप ज्योग्राफी, यानी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं कि वाई फिनलैंड इज द हैप्पीएस्ट कंट्री। लेकिन इसके साथ साथ जो है वो आप क्या है, इसके अंदर ही सारे सब्जेक्ट्स हैं वो आते जा रहे हैं। अब इसके अंदर अगर आप फिनलैंड की जो कोर पॉइंट है उनका एजुकेशन सिस्टम का, वो ये है कि उन्होंने लर्निंग को जो है और प्लेयर को है लर्निंग बना दी है। उन्होंने स्टडीज को एक खुशी बना दी है। स्टूडेंट हफ्ते इतवार की छुट्टी है, वो इंतजार करता है कि कब स्कूल खुले तो मैं जाऊं। तो यानी स्टडी को उन्होंने अम्यूजमेंट बना दी है, गेम बना दी है। एक दो बार टीचर से पूछा गया आपके बच्चों को स्कूल में क्या सिखाते हैं, वो मुस्कुराया और बोला मैं बच्चों को खुश रहना और दूसरों को खुश रखना सिखाता हूं। तो फिनलैंड का जो हैप्पीएस्ट कंट्री होने की एक वजह यह भी है कि उन्होंने एजुकेशन जैसी चीज को भी हैप्पी बना दिया है और सारे सिस्टम को हैप्पीनेस जो है वो के अंदर ढाल लिया। तो उनका लिटरेसी रेट जो है 99% है। तालीम फ्री है, किताबों से लेकर यूनिफॉर्म हर चीज़ हुकूमत देती, बल्कि साथ वजीफ़ा भी देती, कंप्यूटर चाहिए तो वो भी देती। अच्छा, हायर एजुकेशन भी फ्री है, सिर्फ फीसिस नहीं, जो भी बुक्स रिलेटेड जो इक्विपमेंट्स हैं ऑल आर फ्री। तीसरी चीज़ उनके एजुकेशन सिस्टम की ये है, अब लोगों के हिसाब से अगर आप देखें तो अगर कोई बंदा पीएचडी करता है तो सारा शहर उसको ग्रीट करने के लिए उसके घर आ जाता है कि जनाब तुमने पीएचडी की, यानी हीरो बन जाता है। और उनका आईक्यू बहुत ज़्यादा है। अच्छा, फिर स्कूलिंग की अगर हम बात शुरू करें तो बच्चों को 3 या 4 साल की उम्र में स्कूल नहीं भेजा जाता है जैसे हमारे यहाँ रूटीन है, बल्कि 7 साल के बाद उनको स्कूल में भेजा जाता है। चूँकि 7 साल बच्चे की पर्सनैलिटी जो है वो डेवलप होती है और उसके जो सारे खदो ख्याल हैं 7 साल तक पूरे हो जाते हैं। हुकूमत ये समझती है कि स्टैंडर्ड एज में बच्चों का घर में रहना और माँ बाप के साथ वक़्त गुजारना बेहतर है और अपने हम उम्र जो लोग हैं उनके साथ खेलना पढ़ाई से ज़्यादा ज़रूरी है। चूँकि पर्सनैलिटी जो है लविंग एटमॉस्फेयर में और केयर फ्री एटमॉस्फेयर में ज़्यादा डेवलप करती है। जब मैंने उनकी ये चीज़ पढ़ी तो मुझे फ़ौरन प्लेटो का ख्याल आया। प्लेटो अफलातून को कहते हैं, उसका एजुकेशन सिस्टम बहुत मशहूर है जो प्लेटो ने दिया था। प्लेटो सोक्रेटिस का शागिर्द था और अरिस्टोटल का उस्ताद था। उसका इब्तदाई तालीम का नज़रिया ये था कि 6 साल की उम्र तक बच्चों को घर में कहानियों की मदद से इखलाकियात सिखानी चाहिए। तो इन्होंने, मेरा ख्याल है फिनलैंड वालों ने प्लेटो के इस जो एजुकेशन अर्ली एजुकेशन सिस्टम है छोटी उम्र का जो है उसको इन्होंने कॉपी किया। अच्छा, फिर उनकी देखें बात के मेरी बात हो रही थी, मेरा स्टूडेंट है फारूक, तो एक आईटी कंपनी के अंदर वो काम करता है। तो वो मुझे बता रहा था कि एक एवरेज जो सीईओ है वो साल में 100 किताबें पढ़ता है, तकरीबन एक महीने की 10 बनती, मैं रफली किया 9 बनती है 3 दिनों में एक किताब। और जो अच्छा टॉप का सीईओ है वो 250 से 300 किताबें पढ़ता।
CEO कहते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और वो प्रेफर करता है कि अपनी गाड़ी पे दफ्तर जाने की बजाय बस पे जाए, कि बस में आराम से बैठ के किताब पढ़ेगा। और पढ़ना उनके नज़दीक एंटरटेनमेंट। हम तो पढ़ाई से चालू है ना, हमारी एंटरटेनमेंट ये है, पबजी खेल ली, उधर से वो टी सीरीज़ के गाने सुन लिए, ठीक है, उधर टिकटॉक पे वो पता नहीं क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, सर दर्द नहीं ठीक होती, तकलीफ़ होती है कि ये कौम आगे जाके क्या करेगी। अच्छा, फ़ारूक ने मुझे बताया कि हेलसिंकी में बुक फेयर हुआ, उसमें एंट्रेंस फ़ीस 35 यूरो थी, 5,000 रुपये बनती एंट्रेंस फ़ीस। अभी चिड़ियाघर जाते हैं 20 रुपये है फ़ीस, 10 या 20, और 90,000 लोगों ने उसको अटेंड किया। और आगे फिर किताब 70 यूरो की लें, 100 की लें, 120 यूरो की लें। अच्छा, फिर जो बुक का राइटर होता है, ऑथर होता है, वो भी बैठा होता है, वो अपनी बुक का बताता है कि ये चीज़ें ब्रीफ करता है और ऊपर साइन करके देता है। यानी बुक लविंग नेशन है यार। और जो जिसको किताब का मज़ा हो, खुशी तो फिर साथ साथ ही आती ना। किताब नहीं गोद में पड़ी होती, खुशियाँ गोद में पड़ी होती। अच्छा, 2008 में उनकी ज़रा स्टडी की, एजुकेशन की अप्रोच देखें। 2008 के अंदर जब क्रेडिट क्रंच हुआ था, सारी दुनिया में था, बड़ा माली बुरान आ गया था, तो सब ने अपनी फीसें वगैरह ये वो, ज़रा हर चीज़ महंगी हो गई। फिनलैंड वो वाहिद कंट्री था जिसने रिसर्च का बजट डबल कर दिया और कहा कि अगर हम रिसर्च में पीछे रह गए तो दुनिया में पीछे रह जाएंगे। The only way to survive is through getting education. जो भी टॉप की नेशन है उनमें एक चीज आपको कॉमन मिलेगी, वो है एजुकेशन, रिसर्च, फिर टेक्नोलॉजी। रिसर्च करेंगे तो टेक्नोलॉजी होगी। तो उसने मुझे मिसाल दी, बात बताई अपने बेटे की, फारूक ने 3rd ग्रेड में, मतलब तीसरी जमात का स्टूडेंट, 3rd ग्रेड में, मतलब तीसरी का स्टूडेंट, कि उसको मतलब वहाँ क्या है कि उसको मतलब कहा है कि तुम अब बेशक वेल पे कर लो, शार्क पे कर लो, स्पाइडर, अपनी पसंद का कोई एनिमल ले लो और उस पर रिसर्च करके आओ। तीसरी जमात के बंदे को रिसर्च करवा। अब इसमें क्या, कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अंदर देख रहे हैं, हर बंदे के अंदर अपनी पोटेंशियल है, उसकी अपनी लाइकिंग है। हर बंदा एक काम के लिए नहीं पैदा होता, किसी को प्लांट से है, किसी को एनिमल से है, फिर एनिमल में आगे है, किसी को शार्क से है, किसी को हाथ से है, किसी को कैट से है। मतलब उसके अंदर जो उसके इनबिल्ट जो है, इनबिल्ट जो उसकी टेंडेंसीज है, उसको टच करना, अपनी मर्जी से करो। यानी अपनी मर्जी से बंदा करेगा तो पसंद ही करेगा, शौक से करेगा। तो कहता है उसने शार्क ले ली, उसकी शार्क बड़ी पसंद, अब वो शौक से काम कर रहा है। पढ़ाई शौक से होती। तो कहता है मुझे वो बताया कि शार्क के टीथ इस तरह होते हैं, इस तरह होते हैं। पिछले दिनों एक वो मिला है, फासिल मिला है 250 साल पुरानी शार्क का, तो उसका स्ट्रक्चर ऐसे था, ये अब की शार्क का स्ट्रक्चर जैसे। अब शार्क तो एक बाकायदा एक बहुत बड़ी फील्ड है। अच्छा, फिर वो चीज़ को रट्टे के सख्त खिलाफ, कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं रटे, समझने का इतनी दफ़ा रिपीट करवाते हैं कि उस चीज़ की लॉजिक समझ आई थी। तो वो मेरा वो स्टूडेंट कहता है मेरी तसल्ली नहीं थी हो रही, तो मैंने उसको घर में पहाड़े याद करवानी शुरू कर दी। उसने जब पहाड़े याद कराए तो मुझे बात सारी समझ आ गई। हमें शुरू में क्या था, हम ऐसे लहराते होते थे, 1 दूनी दूनी, 2 दूनी 4, ऐसे करके ना, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, ये करके हमने पहाड़े याद की। नेवर थॉट कि 5 दूनी 10 क्या है, यानी 5 ने 2 दफा आना है। 6 दूनी 12 का मतलब नहीं, लॉजिक वो किसी ने नहीं, 6 फिर 6,
2 का मतलब है उस चीज़ ने 2 दफ़ा रिपीट होना है। 6 थी 18, 5 थी 15 है, तो ये 5 ने 3 दफ़ा होना है, 5 5 5। तो इतनी को रॉकेट साइंस है इसको समझाने में। और फिर फीमेल की इसी तरह एजुकेशन वो बड़ी कमाल की। और टीचर जो हैं वो बड़े ही सादा और बड़े लविंग, यानी टीचर और स्टूडेंट जो है उनके दरमियान रिलेशनशिप जो है वो एक लव का रिलेशनशिप है, और स्टूडेंट उसकी रिस्पेक्ट करते हैं कि उसके नॉलेज की वजह से। तो इट माइट बी द एजुकेशन, इट माइट बी देयर रिसर्च, इट माइट बी देयर लव फॉर द बुक्स, इट माइट बी लव फॉर देयर रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी that is giving them a pleasure and happiness. हैबिट्स में सबसे पहले म्यूजिक को ले लेते हैं। हर घर में एक म्यूजिशियन मौजूद है। रिसर्च बताती है कि म्यूजिक के साथ डोपामिन जो है वो रिलीज होता है, फील गुड हार्मोन जो है। तो मौसीकी, जिसको जो मौसीकी पसंद हो उसके साथ उसका जो फील गुड हार्मोन्स हैं वो रिलीज होते हैं और वो रिलैक्स होता है। दूसरी जो उनकी चीज है कि पीसफुल नेचर। दुनिया का चौथा बेहतरीन जो पासपोर्ट है वो फिल्म है। तो उनका पासपोर्ट जो है ना वो सारी दुनिया में वही वीजा है। और पता है पीसफुल, यानी ये डिपिक्ट करता है इस चीज उनकी पीसफुल नेचर को। तीसरी चीज उनकी जो बहुत बड़ी है, बड़े ही लॉ अबाइडिंग नेचर है। 3rd बेस्ट कंट्री है इन रूल ऑफ लॉ के अंदर, और उनकी जेलें इतनी साफ और खाना इतना जबरदस्त, यानी 5 स्टार होटल समझ लो उनकी जेल। कानून को नहीं तोड़ते। वो कहते हैं कि सड़क पे आना ही तब है जब आपके पास प्रॉपर उसकी अवेयरनेस हो। एक और उनकी आदत कि आप पालतू जानवर जो है किसी का, उसको बेच नहीं सकते। हैबिट्स में सबसे पहले हम अब इसको सम अप करते हैं। म्यूजिक को ले लेते हैं। हर मौसीकी को बहुत पसंद करते हैं फिनलैंड के लोग। हर घर में एक म्यूजिशियन मौजूद, और जैसे कि रिसर्च बताती है कि म्यूजिक के साथ डोपामिन जो है वो रिलीज होता है, फील गुड हार्मोन जो है। लेकिन म्यूजिक वो होना चाहिए जो आपको पसंद है। तो हैवी मेटल बैंड वहाँ का मशहूर है। ये USA UK में 50s 60s में, ये 60s 70s में ये चला था। तो उसका एक लाडी का एक गाना है, वो उसने तो अगले पिछले रिकॉर्ड तोड़े हुए। ठीक है, हार्ड रॉक हलीली हिजा को 37 मिलियन उसके व्यूज हैं। मैंने भी देखा है। कान में से धुएं निकल आए, आंखों के आगे अंधेरा छा गया। अजीब जिन, वैसे अजीब शक्लें उनकी और पता नहीं क्या कुछ, पर मुझे तो मज़ा नहीं आया। लेकिन वो सारी दुनिया से मैब हो रही थी। बहरहाल हम अपनी पसंद नापसंद का जिक्र तो वैसे मैंने कर दिया। यानी मौसीकी उनको तो बार पसंद है ना जो मौसीकी उनकी है। तो मौसीकी, जिसको जो मौसीकी पसंद हो उसके साथ उसका जो फील गुड हार्मोन्स हैं वो रिलीज होते हैं और वो रिलैक्स होता है। दूसरी जो उनकी चीज़ है कि पीसफुल नेचर। दुनिया का चौथा बेहतरीन जो पासपोर्ट है वो फिनलैंड का, जर्मनी, सिंगापुर, जापान के बाद। इसका मतलब वो उसे उनको वीज़े की ज़रूरत नहीं होती, पासपोर्ट पे चले जाते। इट शोज़ के उनको किसी को कोई डर नहीं है उनसे, यानी फियरलेस है। यानी आपके घर में कोई आपका रिलेटिव आता है तो क्या करता है, वो सीधे ही चला जाता है। लेकिन कोई और बंदा आए तो वो कहता है जी, दरवाज़ा खटखटाता है, इजाज़त लेता है तो आता है। तो उनका पासपोर्ट जो है ना वो सारी दुनिया में वही वीज़ा है। और पता है पीसफुल लोग हैं, यानी ये डिपिक्ट करता है ऐसी चीज़ उनकी पीसफुल नेचर को। अच्छा, तीसरी चीज़ उनकी जो बहुत बड़ी है, बड़े ही लॉ अबाइडिंग नेचर है। 3rd बेस्ट कंट्री है इन रूल ऑफ लॉ के अंदर, यानी 1 लाख में 1.2 मर्डर होते हैं टोटल। और वो भी ड्रंक लोग जो हैं, अल्कोहलिक लोग जो हैं या ड्रग यूज़ करने वाले। चूँकि अल्कोहल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, 2nd नंबर पे अल्कोहल यूज़ करते हैं। ये उसके अल्कोहल इसलिए तो बुरी समझी जाती है, दिमाग कंट्रोल में नहीं रहता। और जापान जो है इसमें सबसे बेहतरीन मुल्क है, 0.2 मर्डर पर लाख। और एल सल्वाडोर में कुछ 61 है, सबसे ज़्यादा एल सल्वाडोर। और उनकी जेलें इतनी साफ और खाना इतना ज़बरदस्त, यानी 5 स्टार होटल समझ लो उनकी जेलें। कानून को नहीं तोड़ते। वो कहते हैं कि सड़क पे आना ही तब है जब
आपके पास प्रॉपर उसकी अवेयरनेस हो, उस सड़क पे नहीं आना, आपको कोई नहीं कि आप किसी की और अपनी ज़िंदगी को रिस्क में डालें, और जो कानून बने उसके मुताबिक वो चलते हैं। क्राइम रेट बिल्कुल सिफर है, ऑलमोस्ट ज़ीरो, बहुत कम होता है। लॉ अबाइडिंग नेचर हो गई। अच्छा, फिर एक और उनकी आदत कि आप पालतू जानवर जो है किसी का, उसको बेच नहीं सकते। वो ये कहते हैं कि जानवर जो होता है उसकी मालिक के साथ एफिलिएशन हो जाती है, जब किसी को दूसरे को बेचते हैं तो उसकी फीलिंग हर्ट होती है। तो जानवरों का इतना ख्याल करते हैं। मुझे जवेद चौधरी की एक कॉलम याद आ गया, तो उसने एक फार्मूला दिया था कि जो नेशंस जो हैं, जो अक़वाम के जानवरों के साथ अच्छा सलूक कर रही होती है ना, वो दुनिया में टॉप में होती है। एक्चुअली जो जानवरों के साथ कर रहा होता है, इंसानों के साथ तो लाजमन कर रहा होता है। अच्छा, फिर बहुत ही कम गो लोग, अगली उनकी हैबिट देखो, स्पीक व्हेन यू हैव समथिंग टू से, ये उनका मोटो। ऑब्जर्व करते हैं, लिसन करते हैं, पॉन्डर करते हैं, बोलते बहुत ही कम और सुनते बहुत ही ज़्यादा। वो कहते हैं नेचर ने बोलने के लिए एक ज़बान दी है, सुनने के लिए दो कान दिए हैं। नेचर के असूल को समझना चाहिए। बस में बैठे होंगे सारे खामोश। अच्छा, अब हमारे यहाँ अगर देखें तो हमारे गांव वगैरह के अंदर या फैमिलीज़ में उम्र किस बात पे लड़ाइयाँ हो रही होती, तू ऐ गल कीती सी, उन्हें ऐ गल कीती सी, उन्हें ऐ गल कीती, इसी पे लड़ाइयाँ चल रही होती। अच्छा, फिर जो ही आपकी बात, फिर वो अगला बंदा फिर उसमें 2-4 एडिशन करके पहुँचा देता है। आपने एक बात की, वो दो, तो वो लड़ाइयाँ होगी, फिर हैप्पीनेस किधर जाएगी? ना बोलोगे ना अगला बात जाके करेगा। आप पीसफुल रहना चाहते हैं, एक फार्मूला याद कर, लोगों के ख़िलाफ़ बोलना छोड़ दें। एक बड़ी पर्सनैलिटी ने एक बात की थी कि अगर आप पुरअमन रहना चाहते हैं तो लोगों के ख़िलाफ़ बातें करना छोड़ दें। अच्छा, फिर उनकी लव विद द नेचर। वो कहते हैं गेट आउट इन नेचर, वॉक इन वुड, stroll along the beaches, stand barefooted in the grass, अरोरा देखें, झीलें देखें, आइलैंड देखें, सब्ज़ा देखें, नेचर देखें। और ख़ुद फिर कहते हैं कि हमारी जो लिंक है विद द नेचर, वो हमारी हैप्पीनेस की काज है। 8वां पॉइंट है, और 8वां पॉइंट है कि उनकी जो सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस है इज़ गो फर्स्ट। गो फर्स्ट का कानून चलता है। अगर आप सड़क पे चलते जा रहे हैं, आगे से कोई बंदा आ गया, तो आपने ये नहीं कहना कि वो, आपने पहले उसको मुस्कुरा दें। फर्स्ट, गो फर्स्ट, उसका ना इंतज़ार करें, फिर आई टू आई उसके साथ कांटेक्ट करें। अगर हो सकता है तो कोई वर्बली भी छोटा मोटा लफ्ज़ बोल दें। ज़्यादा वैसे वो खामोश रहते हैं कि आप इंतज़ार ना करें, तो कोई बंदा आगे से आ रहा है, आप दरवाज़ा खोल दें। गो फर्स्ट, स्माइल करने में, अच्छी मोहब्बत से देखने में, या उसको ग्रीट करने में। और ये उनका बड़ा ज़बरदस्त फार्मूला है। रास्ता किसी को देना है, यह करना है, तो गो फर्स्ट, तुम जाओ यार। अल्टीमेटली वो भी कर रहा होता है, तो एक गुड एटमॉस्फेयर डेवलप हो जाता है। अच्छा, फिर उनके ना सोना है, सोना 23 लाख सोना, ये उनकी बड़ी अजीब सा एक प्रोसेस। अब 23 लाख सोना जो है, सोना, ये वाइकिंग थे, उनकी ट्रेडिशन थी। बड़ा ठंडा इलाका था, तो उन्होंने सर्दियों से बचने के लिए क्या करते थे, एक गर्म कमरे में सारी फैमिली बैठ जाती थी। सोना क्या चीज़ है? एक ओवर हीटेड रूम है, और उसमें पानी वगैरह भी डालते हैं तो उसमें से स्टीम निकलती, और उस सोना के बाद आप अजीब किस्म की, आपको यू फील रिफ्रेश्ड, यू फील रिलैक्स्ड, यू फील रिजुविनेटेड, आपकी थकावटें सब दूर हो जाती हैं। फिर सोना जो है उनका रिलीजियसली भी और ट्रेडिशनली भी, वो कहते हैं कि सोना के अंदर आपने लड़ना नहीं, यानी वो जो ओवर हीटेड रूम है उसमें आपने लड़ाई झगड़ा कोई नहीं करना सोना के अंदर। और वीकली उसमें बैठते हैं आधे घंटे से 2 घंटे तक, ठीक है, वो सोना में बैठे। फिर उनकी जो हैबिट है वो अगर आप देखें तो वो है बात करने की, डेली बात। इतनी सर्दी है लेकिन बात उन्होंने डेली की। अगली उनका जो पॉइंट हैबिट है वो जेनरॉसिटी। फिन आर वेरी जेनरस। सेंटा क्लॉज कहाँ का था? फिनलैंड का था। उसकी क्या खूबी है? जेनरॉसिटी, लव, टॉफ़ियाँ देने, चॉकलेटें देनी बच्चों को, ठीक है। आज भी सेंटा क्लॉज का विलेज वहाँ पे मौजूद है,
कहते हैं उसको, ख़त लिखें जवाब आता है, वो एक सिस्टम सा बना लिया होगा उन्होंने। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड सेंटा क्लास जो है वो पॉपुलर है, ओनली बिकॉज ऑफ जेनरसिटी एंड लव। उनका जो बेसिक फार्मूला है, जेनरसिटी का जो बेसिक फार्मूला है, नॉट मी, यू आर इम्पॉर्टेंट, यू। मैथ्यू रिकॉर्ड ने क्या कहा था, मी मेक्स मिजरेबल, मी मैं जो है ये आपको मिजरेबल कर रहे हैं। अब दुनिया, आप डेली लाइफ में देखें, जो बंदे बहुत मैं करते होंगे ना, डिप्रेस्ड होंगे। जो हम की बात कर रहे होंगे, तुम की बात कर रहे होंगे, वो हमेशा खुश मिजाज होंगे। तो वो कहते हैं यू आर इम्पॉर्टेंट, यू गो फर्स्ट, यू टेक दिस। तो ये उनकी, ये भी एक वेरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। फिर एक और फैक्टर है होमोजेनिटी। 85% बंदे जो हैं वो फिनिश भी उनको कहते हैं, फिन भी कहते हैं, दोनों कह सकते हैं आप। अब जब होमोजेनिटी होती है तो उसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप में मतलब एक जैसा ही आदतें होती हैं, सारी कल्चर एक जैसा होता है सारा। जब हेट्रोजीनियस सोसाइटी हो तो उसमें हर एक के डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट उनकी लैंग्वेजेस हैं, डिफरेंट हैबिट्स हैं, डिफरेंट उनके मोरालिटी है, तो वो फिर डिफरेंसेस का फ़र्क पड़ जाता है। फिर उनकी एक और जो चीज़ है कि टॉप रिसाइकलिंग कंट्री है, टॉप, यानी 10 में से 9 बोतलें रिसाइकल कर देते हैं, खा वो प्लास्टिक की हों या शीशे की, तो 10 की 10 कर देते हैं। शीशे का तो शदाई है, क्योंकि सनलाइट की उनको ज़रूरत होती है, शीशे के पीछे मरते हैं। पूरी बोतलें रिसाइकलिंग करने से क्या चीज़ डेवलप क्या होती, आपने कचरा इकट्ठा किया, प्लास्टिक की बोतलों को रिसाइकल कर दिया, इसकी आपकी नेचर पे क्या असर पड़ता है कि आपने यूजलेस चीज़ को यूजफुल बना दिया। जिसमें ये सोच होगी वही ये काम करेगा। ये रिसाइकलिंग उनकी इसलिए मैंने हैबिट में डाला है, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। लोहे का कचरा है, आप उसको उठाएं, रिसाइकल करें, बेहतरीन उसकी कोई प्लेट बना दें, कोई नाइफ बना दें, कोई फोर्क बना दें, कोई स्पून बना दें। जैसे कमल का फूल जो है चप्पड़ में उग पड़ता है, यानी रिसाइकल करके वो कचरे से आप वैल्यूएबल चीज़ बना रहे हैं। दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा, फिर जब उनसे पूछा गया, मैंने जब फारूक से पूछा कि आप बताओ कि ये क्या वजह है। एक तो मैंने उससे ये सवाल किया था कि ये मैं जो घर देखा है लकड़ी का देखा, तो ये लकड़ी के घरों में क्यों रहते हैं। एक तो लकड़ी के घरों में रहने में, लकड़ी नेचुरल चीज़ है, और ये जो कंक्रीट हाउस है, कंक्रीट के बने हुए घर हैं, ये अननेचुरल है। जितना आप नेचर के करीब होते हैं आप ज़्यादा एब्जॉर्ब होते हैं। वहाँ टेम्परेचर डिफरेंस -60 भी चला जाता है, उधर 35 तक चला जाता है। तो आप अगर देखें तो ये 90 to 100 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस है। लकड़ी उसको बर्दाश्त कर जाती, कंक्रीट नहीं करती। अब कुछ कंक्रीट के जो हैं वो चीज़ें बननी जो हैं वो शुरू हो गई टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। और ग्लास का काम मैंने पहले बताया कि बहुत ज़्यादा है। तो जो कोर एंड क्रक्स उसने मुझे बताया वो ये है कि सिंप्लिसिटी ऑफ लाइफ। बहुत ही सादा लोग। वो कहता बड़े से बड़ा CEO होगा ना, तो मोबाइल उसने 5 साल पुराना रखा होगा। अच्छा, टीवी चल रहा है ना, पुराना चलते रहे, वो चल रहा है भाई, ठीक है। उसने अपनी के बताया कि मेरे पास जो मोबाइल है 5 साल पुराना है, हालांकि मुझे 2 साल पहले कंपनी ने दे दिया था, तो मैंने यहाँ आकर, तो जब है काम कर रहे तो कर रहे, तो ठीक है। दूसरी चीज़ जो है कि उनके अंदर दिखावा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल दिखावा नहीं, यानी शो ऑफ नहीं करना। हमारे यहाँ ये बड़ी प्रॉब्लम है। वो कहता कि मैं जब गया तो एक प्रोफेसर थे, तो वो वर्ल्ड वाइड फेम के थे, बड़े उनकी रिसर्च पेपर शाया हुए थे। तो कब सुर रंग की टी शर्ट पहन के आ जाना, कभी निकर शिकर भी पहन लेते थे। और वो निकर भी, टी शर्ट भी जो थी वो कोई 100 से 150 दफ़ा धुली गई, रंग ही फीका पड़ा हुआ, यानी उनको प्रॉब्लम ही नहीं। एवरीवन रिस्पेक्ट हिम फॉर व्हाट ही नोज एंड नॉट फॉर व्हाट ही लुक लाइक्स। कंटेंटमेंट ऑफ लाइफ इज द मेन रीज़न। फिर उनकी एक और आड़ है कि काम में आर नहीं महसूस करते। सबसे ज़्यादा जो बंदा मुआवजा लेता है वो सैनिटरी वाला बंदा है। वो बड़े उसने ग्लव्स वगैरह चीज़ें पहनी होती है, सैनिटरी वो डिस्पोज करता है। उसको 250 यूरो पर आवर मिलते हैं। तो उसने मुझे बताया कि मैं IT का कोर्स किया हुआ है, यहाँ से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हुई है,
तो मुझे 100 यूरो मिलते हैं पर आवर, और वो 250 यूरो पर आवर लेता है। 6 महीने काम करता है, 6 महीने इतने पैसे होते हैं वो टूर पे लगा जाता है। आप बताओ। सो वी हैव सीन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ फिनलैंड लाइफ। 12 तो हमने पॉइंट्स देखे हैं और कोशिश की है कि पता चले कि उसके पीछे कौन से फैक्टर जो हैं वो कार फरमा है जिनकी वजह से वो हैप्पीएस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। और लोगों की जो राय हैं वो भी मैंने आपको बता दी हैं, और जो मुझे पता लगी हैं वो भी मैंने 1 बाय 1 जो हैं वो एक्सप्लेन कर दी। बाकी इट इज़ अप टू यू, आप इसके ऊपर और मज़ीद गौर करें और देखें कि इन 12 पॉइंट्स में से कौन से पॉइंट्स हैं जो हम बग़ैर किसी की मदद से, किसी गवर्नमेंट की मदद से या किसी आउटसाइड की मदद से उनको अपनी ज़िंदगी में डाल सकते हैं। एक पॉइंट तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ द एजुकेशन। इसमें तो आपने किताब लेनी है, आजकल तो इंटरनेट पे ऑडियो बुक्स भी हैं। किताब पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली खुशियाँ आपके सामने आएंगी। गो फर्स्ट वाला फार्मूला है, आप एक बंदे को 3 दफ़ा मोहब्बत से मुस्कुराएंगे, स्माइल दें, उसके साथ आई कांटेक्ट करेंगे, उसको सलाम कहेंगे, तो देख लें 3 दफ़ा कहेंगे, चौथी दफ़ा वो आपसे पहले कर देगा। डू गुड एंड हैव गुड। तो इन 12 पॉइंट्स में ज़्यादा से ज़्यादा देखने की कोशिश करें कि कौन से वैल्यूबल हैं। बस फिनलैंड का एक ही प्रॉब्लम है कि उनकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और उनमें जो डिप्रेशन के केसेस आते हैं तो वो कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में कोई तब्दीली नहीं, वही रूटीन से सब कुछ हुई जा रहा है, तरतीब से सब कुछ हुई जा रहा है। तो कई लोग इस रूटीन की वजह से डिप्रेस होकर बैठे होते हैं। बहरहाल आपके सामने 12 हेड में फिनलैंड को डिस्कस किया है। हम पहले ही खुश मुल्कों की लिस्ट में 67 नंबर पर हैं। अगर इनमें से चंद पॉइंट को अपना लें तो चंद सालों में 40 से नीचे हम आ सकते हैं। बस कुछ चेंज की ज़रूरत है। इकबाल ने कहा था कि पत्थर का नसीब नहीं बदलता क्योंकि उसकी सोच नहीं बदलती, बस थोड़ी सी सोच बदलने की ज़रूरत है। थैंक यू फॉर पेइंग अटेंशन। हाँ जी, इन द एंड आई हैव मेंशन्ड 12 different under 12 topics, trying to find out the real cause of happiness of Finland, who scored 3 times as the happiest country of the world। और अब आपके सामने है कि इन 12 पॉइंट्स में से, टॉपिक्स में से जो कौन से पॉइंट्स जो हैं वो आपको अच्छे लगते हैं और आपने अपनी ज़िंदगियों में लागू करते हैं और अपनी ज़िंदगियों में भी खुशियाँ डालते हैं। लेकिन एक पॉइंट ये हमेशा याद रखें, गो फर्स्ट वाला फार्मूला, और दूसरा नॉट मी यू। जब भी आप न्यूटन का 3rd लॉ ऑफ मोशन लगाएंगे, आप लोगों को के साथ मोहब्बत करेंगे, लोगों के साथ खुशियाँ बांटेंगे, लोगों को इल्म देंगे, वो चीज़ आपको पे बैक करेगी। थैंक यू फॉर पेइंग अटेंशन।